हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम करता हूं मैं भारत पंचाली और केमिस्ट्री गुरुजी अगेन आप सबका एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो में। तो क्लास 12th केमिस्ट्री बोर्ड्स 2024 का नया वन शॉट करने वाले हम लोग, दैट इज इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। सबसे स्कोरिंग चैप्टर है, पूरी केमिस्ट्री का सबसे स्कोरिंग चैप्टर 9 मार्क्स का आने वाला है। और इस चैप्टर से हर तरह के क्वेश्चन आप लोग एक्सपेक्ट कर सकते हो। न्यूमेरिकल बहुत सारे बनते हैं क्योंकि बहुत सारे टॉपिक्स है न्यूमेरिकल के। थ्योरी के कई सारे क्वेश्चन बनते हैं। आप 5 मार्क्स का क्वेश्चन एक्सपेक्ट कर सकते हो, 3 मार्क्स का क्वेश्चन भी एक्सपेक्ट कर सकते हो, 1 मार्क का क्वेश्चन भी एक्सपेक्ट कर सकते हो। ठीक है। और हाँ, एक लेंथी से चैप्टर है, कई सारे टॉपिक आएंगे, बट इतना मुझे लगता है कि बहुत मजा आने वाला है। और इससे पहले मैंने आपको सॉल्यूशन का वन शॉट करा दिया है। आई होप आप सबने उसको अच्छे से देख लिया। तो चलिए बेटा जी, स्टार्ट करते हैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री को। अब मैं इस बात की तरफ चलूं, इससे पहले मैं आपको थोड़ा सा बता दूं कि इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री क्या होता है। और मैं कुछ क्वेश्चन आप लोगों से भी पूछूंगा और ये एक्सपेक्ट करूंगा कि आप कमेंट सेक्शन में आंसर दोगे कि हाँ सर आप ये बात पूछ रहे हो और इसका आंसर ये है। देखिए, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री किसे कहते हैं? इट इज दैट ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री, इट इज दैट ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री in which we study about the relationship between electrical energy and chemical energy and their इंटरकन्वर्जन। क्या पढ़ेंगे हम लोग? क्या होती है इलेक्ट्रिकल एनर्जी, क्या होती है केमिकल एनर्जी, क्या उन दोनों का रिलेशन है और कैसे मैं उनको इंटरकन्वर्ट कर सकता हूं। मैक्सिमम बुक्स के अंदर आपको ये डेफिनेशन नहीं, दूसरी ये ज्यादा सिंप्लीफाइड फॉर्म है, थोड़ा सा बुकिश लैंग्वेज की तरफ चलते हैं। इट इज दैट ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री इन विच वी स्टडी अबाउट ओके, बहुत शानदार, अबाउट द प्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी फ्रॉम spontaneous redox reaction and use of that energy to bring about change in नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन। क्या पढ़ेंगे हम लोग? हम पढ़ेंगे कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी कैसे बनानी है स्पॉन्टेनियस रिडॉक्स रिएक्शन से, है ना। रिडॉक्स रिएक्शन होती है ना, जिसमें रिडक्शन होती है, ऑक्सीडेशन होती है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, उससे हम लोग बिजली बनाएंगे। और फिर उस बिजली का यूज ऐसी जगह करेंगे जो नॉन स्पॉन्टेनियस चेंज होता है। जैसे पंखा अपने आप नहीं चलता, वो नॉन स्पॉन्टेनियस है, तो उसके अंदर बिजली लगती है ना। एसी अपने आप नहीं चलता, बिजली लगती है। बहुत सारी चीजें हैं, मोबाइल भी तुम्हारा नहीं चलता अपने। चलो कम टू द पॉइंट। तो यही है भाई इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, जिसके बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं। आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले एक जरूरी है क्या कि इलेक्ट्रोलाइट किसे कहते हैं। आप लोगों ने पहले भी सुना होगा पिछले चैप्टर में, दैट इज सॉल्यूशन। क्या होते हैं इलेक्ट्रोलाइट? दो सब्सटेंस which dissociate into ions in their aqueous solution on passing electricity, या फिर दो सब्सटेंस which dissociate into ions when electricity is passed in their molten form या फ्यूज फॉर्म। कोई भी एक सब्सटेंस है, फॉर एग्जांपल हमारे पास क्या है? NaCl है। क्या है हमारे पास? NaCl है। आपने NaCl की मोल्टन फॉर्म ले ली। मोल्टन फॉर्म का मतलब होता है कि आपने इसको पिघला के रख दिया। पिघलाना बहुत इजी नहीं है, तो आप क्या करो, पानी में डाल दो। ठीक है बेटा। तो यहां पर आपने NaCl ले लिया पानी में डाल के।
और यहां से आप इलेक्ट्रिसिटी पास कराते हो, तो क्या होगी, यहां पर ये जो सब्सटेंस है ये ब्रेक डाउन हो जाएगा आयंस के अंदर। देन दिस सब्सटेंस इज नोन एज इलेक्ट्रोलाइट। क्या होता है इलेक्ट्रोलाइट? ऐसा सब्सटेंस जो ब्रेक हो जाएगा आयंस के अंदर, जैसे NaCl है, ब्रेक डाउन हो गया आयंस के अंदर। और इस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोलिसिस बोलते हैं। ठीक है। अच्छा, एक बात मैं आपको बताता चलूं, ये पॉजिटिव टर्मिनल है, ये नेगेटिव टर्मिनल है। इस पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ कौन आएंगे? अनायंस आएंगे। कौन आएंगे? अनायंस आएंगे। तो इसे हम लोग बोलते हैं एनोड। और इस नेगेटिव टर्मिनल की तरफ कौन आएगा? इसकी तरफ आएंगे Na पॉजिटिव। तो Na पॉजिटिव क्या है भाई? सॉरी, Na पॉजिटिव इस तरफ आएगा, ये वाली रोड क्या कहलाएगी? कैथोड कहलाएगी। बहुत सारे बच्चों को इसमें कंफ्यूजन होती है, तो इसका सिंपल सा शॉर्टकट याद रखिए, पैनिक। पैनिक, पैनिक कैसे भाई? करंट लग रहा है और कहीं भी करंट लगता है थोड़ा पैनिक होता है। अगर तुम में से किसी को लगा तो बताना फील कैसी आती है शरीर में, मतलब बड़ा स्पीड से कुछ चेंज हो जाता है। पैनिक, पैनिक का मतलब क्या है? पॉजिटिव टर्मिनल या पॉजिटिव वाली इलेक्ट्रोड जो है इज एनोड एंड नेगेटिव टर्मिनल इज कैथोड। पॉजिटिव जो है एनोड है और नेगेटिव क्या है बेटा जी? कैथोड होती है। बहुत शानदार सर। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट बात करते हैं। तो इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है? कोई भी वो सब्सटेंस जो डिसोसिएट हो जाता है आयंस के अंदर। ये आयंस अपोजिटली चार्ज इलेक्ट्रोड्स की तरफ मूवमेंट करते हैं, कुछ ना कुछ प्रोडक्ट उधर बना रहे होते हैं। इलेक्ट्रोलाइट आगे चले तो हमारे दो तरह के इलेक्ट्रोलाइट होते हैं। कौन कौन से? पहला स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट और दूसरा वीक इलेक्ट्रोलाइट। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट एंड वीक इलेक्ट्रोलाइट। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट क्या है? मान के चलो ये मेरे पास सब्सटेंस है और अगर ये पूरे का पूरा 100% या अप्रोक्स 100% डिसोशिएट हो जाए आयंस के अंदर, क्या होगा? दोज इलेक्ट्रोलाइट, ये बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, आगे इस चैप्टर में काम आएगा। दोज इलेक्ट्रोलाइट विच डिसोशिएट कंप्लीटली इनटू आयंस। ऐसे सब्सटेंस जो कंप्लीटली आयंस में डिसोशिएट हो जाते हैं तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं? स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। वीक इलेक्ट्रोलाइट किसे कहेंगे? जैसे कि मेरे पास पोर्शन है और इसका बहुत थोड़ा सा पोर्शन ही आयन के अंदर टूट पाए, दोज इलेक्ट्रोलाइट which dissociate partially into ions are known as weak electrolyte। अगर कोई सब्सटेंस है जिसका बहुत थोड़ा सा पोर्शन ही आयंस के अंदर टूट पाए, मैं आपको एग्जांपल देता हूं, जैसे जो सॉल्ट होते हैं ना वो स्ट्रॉन्ग कंसीडर किए जाते हैं, जैसे NaCl है, ठीक है, इसके अलावा स्ट्रॉन्ग एसिड है HCl है, इसके अलावा NaOH है, ये सब स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है। अगर वीक इलेक्ट्रोलाइट की बात करूं तो जैसे कि हमारे पास CH3COOH है, वीक एसिड, ऑर्गेनिक एसिड सारे वीक ही होते हैं, है ना। इसके अलावा NH4OH है, अमोनियम हाइड्रोक्साइड है, ये क्या कहलाएंगे बेटा? वीक इलेक्ट्रोलाइट कहलाने वाले हैं। यहीं पर एक छोटी सी टर्म आप लोगों को और पता होना चाहिए, नॉन इलेक्ट्रोलाइट किसे कहते हैं हम लोग? नॉन इलेक्ट्रोलाइट किसे कहा जाएगा? नॉन इलेक्ट्रोलाइट दोज सब्सटेंस which dissociate partially into ions, जिनका बहुत which बेटा, those substance which doesn't dissociate into ions are called, क्या बोलेंगे उसी को बेटा जी? are called नॉन इलेक्ट्रोलाइट। अगर कोई पोर्शन आपका
आयंस के अंदर डिसोशिएट नहीं हो पाता। मैं आपको एग्जांपल देकर समझाने का प्रयास करता हूँ। फॉर एग्जांपल ग्लूकोज, ये ऑर्गेनिक सब्सटेंस जनरली नहीं टूटते। ग्लूकोज हो गया, यूरिया हो गया, है ना, इसके अलावा सुक्रोज हो गया। अच्छा, कमेंट सेक्शन में आप लोग मुझे बताना ग्लूकोज का फॉर्मूला क्या होता है, यूरिया का फॉर्मूला क्या होता है, सुक्रोज का फॉर्मूला क्या होता है। ये सब्सटेंस जो है ये आयंस में नहीं टूटते हैं। आगे बढ़ते हैं, तो यही था हमारे पास। लेट्स मूव फॉरवर्ड। उसके बाद हमारे पास कंडक्टर आते हैं। आपको सबको पता होगा, अगर आप कंडक्टिविटी के बेस पे सब्सटेंसेस को क्लासिफाई करना चाहो तो 3 तरह के सब्सटेंस हमारे पास हो सकते हैं। पहला कंडक्टर, दूसरा इंसुलेटर, तीसरा सेमीकंडक्टर। किसे कहते हैं कंडक्टर? विच अलो द इलेक्ट्रिसिटी टू पास थ्रू देम, जो अपने अंदर से इलेक्ट्रिसिटी को पास हो जाने दें, उन्हें हम लोग क्या बोलेंगे? कंडक्टर। अगर कोई पास नहीं होने देता, विच डजंट अलो द इलेक्ट्रिसिटी टू पास थ्रू देम, which doesn't allow the electricity to pass through them, उन्हें क्या बोलेंगे? इंसुलेटर या नॉन कंडक्टर बोल देंगे। सेमी कंडक्टर, सेमी होता है ना, जैसे सेमी फाइनल होता है, आधा फाइनल होता है भाई, इसमें जीत गए तो फाइनल पहुंच जाओगे, है ना, नहीं तो बीच से में रह जाता है। सेमी कंडक्टर इन दोनों के बीच में होती है। whose electrical conductivity, whose electrical conductivity lies between conductor and insulator, जिनकी इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी कहाँ लाई करती है भैया? कंडक्टर और इंसुलेटर के बीच में लाई करती है। तो कंडक्टर हमारे पास 2 तरह के होते हैं। पहला हमारे पास होता है मेटालिक कंडक्टर और दूसरा हमारे पास होता है इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टर। तो एक तरफ आप लोग क्या लिखोगे? मेटालिक कंडक्टर, और दूसरा हमारे पास क्या होता है बेटा जी? दूसरा हमारे पास होता है इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टर। इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टर किसे कहते हैं? मेटालिक कंडक्टर। देखिए, मेटालिक मतलब जो मेटल्स हैं, मेटल्स में से जो इलेक्ट्रिसिटी पास होती है, करंट जो पास होता है, वो होता है ड्यू टू द मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। इलेक्ट्रॉन्स करंट को लेके जाते हैं, ठीक है ना। तो आप लोग लिख सकते हो इलेक्ट्रिसिटी फ्लोज ड्यू टू इलेक्ट्रॉन्स। किसकी वजह से इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करती है? इलेक्ट्रॉन्स की वजह से। और इधर इलेक्ट्रिसिटी फ्लोज ड्यू टू आयंस। इधर जो इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होगी किसकी वजह से फ्लो होगी बेटा जी? आयंस की वजह से इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होगी। अब क्योंकि इसमें इलेक्ट्रॉन की वजह से करंट पास होता है, सो दीज आर ऑल्सो नोन एज क्या बोल देंगे इन्हें? इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टर बोल दिया जाता है। एंड इनकी क्या बात होगी भाई? दीज आर ऑल्सो नोन एज, इन्हें क्या बोलोगे आप लोग? इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टर्स। क्या बोलेंगे इसे हम लोग? इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टर्स बोल देंगे। ठीक है, बहुत शानदार। अगली बात करें तो जब मेटल में से करंट पास होता है तो मेटल के डिसोसिएशन की रिक्वायरमेंट नहीं है, मेटल को टूटना नहीं पड़ता। मान के चलो लोहे की तार में से करंट जा रहा है और लोहे की तार टूट जाए, या जो बाहर लगी होती है तार लोहे की नहीं होती, वो है ना, वो आई एम नॉट फुली श्योर किस चीज की होती है, वो सिल्वर बोलते हैं उसके, बट वो सिल्वर भी नहीं होता है, कुछ मिक्सिंग करके बना गया होगा। तो अगर वो टूट जाए तो करंट पास नहीं होगा भाई, है ना। बट अगर आपको NaCl में से करंट पास कराना है, NaCl का टूटना बहुत जरूरी है। NaCl जब आयन में ब्रेक होगा, Na पॉजिटिव में Cl नेगेटिव में, तभी करंट पास होगा। तो आप इधर क्या लिखोगे? नो डिसोसिएशन ऑफ substance takes place
takes place during the flow of electricity। और अगर मैं इधर बात करूं, dissociation of substance takes place during the flow of electricity। है ना, डिसोसिएशन मस्ट है। अगर आपको किसी इलेक्ट्रोलाइट में से करंट पास कराना है तो उसका टूटना बहुत जरूरी है, नहीं टूटेगा तो दिक्कत हो जाएगी। सबसे इंपॉर्टेंट जो फर्क पूछा जाता है वो टेम्परेचर का फर्क पूछा जाता है कि टेम्परेचर से क्या फर्क पड़ता है। देखिए, जो मेटालिक कंडक्टर्स होते हैं उनकी इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी डिक्रीज हो जाती है जब आप उसका टेम्परेचर बढ़ाते हो। इसका रीजन मैं बताता हूं कि मेटालिक कंडक्टर्स के अंदर इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, पॉजिटिव होल्स भी होते हैं। पॉजिटिव होल्स को हम लोग बोलते हैं कर्नल्स। जब टेम्परेचर बढ़ता है तो वो जो कर्नल्स होते हैं वो वाइब्रेट करना स्टार्ट कर देते हैं। उनकी वाइब्रेशन की वजह से जो इलेक्ट्रॉन जा रहा है उसको दिक्कत आती है, हिंड्रेंस प्रोड्यूस करते हैं इलेक्ट्रॉन्स के फ्लो में। वो कर्नल्स वाइब्रेट करके रेजिस्टेंस प्रोड्यूस करते हैं, जिसकी वजह से इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी घट जाती है। ऑन दी अदर हैंड, अगर आप इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टेंस की बात करते हो, इलेक्ट्रोलाइट की कंडक्टेंस की बात करते हो, तो जब आप टेम्परेचर बढ़ाते हो तो वो आयंस में टूटता है, ज्यादा जल्दी आयंस बनेंगे। जितने ज्यादा जल्दी आयंस बनेंगे उतनी ज्यादा स्पीड में वो इलेक्ट्रिसिटी को लेके जाएगी, उनकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, फास्ट फास्ट भागेंगे, ज्यादा करंट जाएगा। क्लियर है? तो ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर क्या होगा भाई? इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी ऑफ मेटल्स क्या होती है? डिक्रीजेस। क्यों डिक्रीज होती है? कर्नल्स वाइब्रेट करते हैं। और यहां पर ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी डिक्रीज। यहां पर इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी क्या हो जाएगी बेटा जी? डिक्रीज कर जाएगी। गेटिंग माय पॉइंट और नॉट? अगर आप कुछ एग्जांपल की बात करो, यहां पर मेटालिक कंडक्टर के एग्जांपल आयरन, एल्युमिनियम, सिल्वर, कॉपर, है ना। और इलेक्ट्रोलाइट तो बहुत सारे हैं, NaCl, KBr, है ना। इस तरह से ये सब हमारे क्या होंगे? इलेक्ट्रोलाइट कंडक्टर्स के एग्जांपल होंगे। आगे बढ़ते हैं, फैक्टर्स अफेक्टिंग इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्शन। इस चैप्टर में बहुत ज्यादा हम इलेक्ट्रोलाइट्स की कंडक्शन पे ही बात करने वाले हैं। इलेक्ट्रोलाइट्स की कंडक्शन को अफेक्ट करने वाले वो कौन कौन से फैक्टर हैं? सबसे पहला है नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। दो तरह के इलेक्ट्रोलाइट होते हैं, एक होता है स्ट्रॉन्ग, एक होता है वीक। स्ट्रॉन्ग बहुत ज्यादा आयंस में टूटता है, वीक बहुत ज्यादा आयंस में नहीं टूटता। तो जो ज्यादा आयंस में टूटेगा, ज्यादा करंट कैरियर है, ज्यादा करंट को लेके जाने वाले पार्टिकल्स हैं, तो ऑब्वियसली वहां पर इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी जो है बढ़ जाने वाली है। ठीक है, तो याद रखिए, लार्जर द नंबर ऑफ आयंस मोर इज कंडक्टेंस, हेंस strong electrolyte have large या more electrolytic conduction than weak electrolyte। ठीक है ना। अगले फैक्टर पे आ जाते हैं, नेचर ऑफ सॉल्वेंट। नमक लिया, नमक को एक बार पानी में डाल दिया, एक बार बेंजीन में डाल दिया, दोनों में करंट पास कराने लगे, तो जब पानी में डाला ना वहां पर उसकी कंडक्शन ज्यादा होगी। इसका रीजन ये है कि पोलर सुना ना, लाइक डिजोल्व, लाइक की जो जैसा होता है वैसे में घुलता है, वैसे में डिसोशिएट होगा। अब NaCl पोलर है, पानी पोलर है, घुलेंगे, आयंस में टूटेंगे। NaCl पोलर है, बेंजीन नॉन पोलर है, तो घुलेगा नहीं, तो कहानी घटित नहीं होगी। द इलेक्ट्रोलाइट्स आयनाइज इन वाटर बट not in organic solvent like benzene because water is polar whereas benzene is non-polar, so electrolytic conductance increases in polar solvent। उसके बाद है solute solvent interaction, इसको सॉल्वेशन बोल देते हैं और हाइड्रेशन बोल देते हैं।
जितनी सोल्यूट सोलवेंट के पार्टिकल एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे तो दिक्कत हो जाएगी, अट्रैक्शन उनके बीच में कम होनी चाहिए, है ना। अब मोह जो है उनका मोह उनको आगे मूव कर नहीं देगा। मैं तुम्हें हर बार बोलता हूं कि प्लीज ये कैरियर डिसाइडिंग एज है तुम्हारी, ठीक है, कच्चे घड़े हो पक्के होते जा रहे हो, तो बाबू सोने से दूर रहो, ठीक है, ज्यादा फोकस अपने गोल को अचीव करने में लगाना चाहिए। यही बात यहाँ पर है, इनको इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करनी है, बट ये सोलवेंट के साथ प्यार करके बैठ गए तो मूव नहीं कर पाएंगे, मूव नहीं कर पाएंगे तो इलेक्ट्रिसिटी अच्छे से कंडक्ट भी नहीं होगी। क्लियर है। उसके बाद टेम्परेचर, टेम्परेचर का रूल मैंने आपको समझा दिया बेटा। अगर आप टेम्परेचर बढ़ाओगे, एज द टेम्परेचर इंक्रीजेज द कंडक्टेंस ऑल्सो इंक्रीजेज, बिकॉज द डिसोसिएशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट इंक्रीजेज, नंबर ऑफ आयंस एज वेल एज द स्पीड ऑफ आयंस इंक्रीजेज ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर। डाइल्यूशन की बात करें, अगर जैसे डाइल्यूशन का मतलब होता है पानी डालना, एक वीक इलेक्ट्रोलाइट है, वीक इलेक्ट्रोलाइट ज्यादा आयंस के अंदर नहीं टूटा, बट अगर उसमें पानी डालते रहेंगे तो वो धीरे धीरे आयंस में टूटता चला जाएगा, टूटता चला जाएगा। वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए डाइल्यूशन सही रहता है, स्ट्रॉन्ग के लिए नहीं, कोई स्ट्रॉन्ग ने तो जितना आयंस में टूटना था वो टूट चुका है, उसके बाद वो नहीं टूटेगा, चाहे आप कितना मर्जी पानी डालो, स्टार्टिंग में ही पूरे के पूरे डिसोसिएट हो जाते हैं। तो वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए बड़ा फेवरेबल केस रह जाता है ये। क्लियर है। आगे मूव करते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास सेल। सेल बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। सेल किसे कहते हैं, बहुत ही सिंपल सी डेफिनेशन होगी, इट इज द स्मॉलेस्ट डिवाइस which is used to convert one form of energy into another form of energy। सेल क्या होता है, जो एनर्जी की एक फॉर्म को कन्वर्ट कर देता है एनर्जी की दूसरी फॉर्म में। तो दो तरह के सेल होते हैं। पहला हमारे पास है इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, और दूसरा हमारे पास है इलेक्ट्रोलिटिक सेल। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल किसे कहते हैं, जो करता है आपका C2E, और ये क्या करता है बेटा, ये करता है E2C। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल किस काम आता है, द सेल विच इज यूज्ड टू कन्वर्ट व्हाट इनटू व्हाट, केमिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। ये केमिकल एनर्जी को बदल देगा किसके अंदर भाई, इलेक्ट्रिकल एनर्जी के अंदर। और इलेक्ट्रोलिटिक सेल क्या करता है, विच कन्वर्ट इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी। इलेक्ट्रिकल एनर्जी को किसमें बदलेगा, केमिकल एनर्जी। मैं आपको एक बढ़िया एग्जांपल देता हूं, तुम रिलेट कर पाओगे। जो हमारे मोबाइल की बैटरी होती है उसके अंदर केमिकल भरा होता है, बट वो हमें बदले में एनर्जी कौन सी दे रहा होता है, इलेक्ट्रिकल, तभी तो हमारा फोन चल रहा होता है। फिर धीरे धीरे उसके ना जो केमिकल्स होते हैं वो थोड़े वीक होते चलते हैं, फिर हम उसमें दोबारा करंट सूट देते हैं, मतलब लगा देते हैं, करंट की दोबारा सप्लाई कर देते हैं, तो उसके आयंस केमिकल दोबारा से एनर्जी आती है। देखिए पहले वो हमें एनर्जी दे रहा है केमिकल से इलेक्ट्रिकल, फिर हम उसे देते हैं इलेक्ट्रिकल से केमिकल, इस तरह से होता है। बाकी अलग अलग भी होते हैं, बहुत सारे सेल हैं जो सिर्फ क्या काम करते हैं, केमिकल से इलेक्ट्रिकल बनाते हैं, और बहुत सारे सेल हैं जो इलेक्ट्रिकल से सीधा केमिकल बनाते हैं। एग्जांपल देता हूं मैं आपको, जैसे कि मोबाइल रिमोट के जो सेल होते हैं, लाइक ये है ना, दिस वन। तो ये जो सेल है, अगर आप इनको ध्यान से देखो तो इनका क्या कंसेप्ट है, इनके अंदर केमिकल है, बट ये बदले में हमें इलेक्ट्रिकल एनर्जी देता है। 10th क्लास में आप लोगों ने एक कंसेप्ट पढ़ा होगा, इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग, मेटल्स की रिफाइनिंग के लिए, है ना। एक तरफ प्योर मेटल लगा देते हैं, एक तरफ इम्प्योर लगा देते हैं, तो इम्प्योर की इम्प्योरिटी झड़ती रहती है और प्योर इधर जाके चिपकती चली जाती है। ऊपर आपने क्या लगाया होता है, इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है, और नीचे केमिकल्स बन रहे हैं बहुत सारे, तो इलेक्ट्रिकल से केमिकल है, वो हमारा इलेक्ट्रोलिटिक सेल है। एक शॉर्टकट जो आप लोगों ने याद रखना है, केमिकल से इलेक्ट्रिकल बनाना है तो लोन लेना पड़ेगा, केमिकल से
इलेक्ट्रिकल बनाना है तो लोन लेना पड़ेगा, और इलेक्ट्रिकल से केमिकल बनाना है, करंट लगेगा तो पैनिक होगा। केमिकल से इलेक्ट्रिकल बनाना है तो लोन लेना पड़ेगा, और जब इलेक्ट्रिकल से केमिकल, देखो यहां पर बिजली बना रहे हैं, लोन लेना पड़ेगा, यहां पर बिजली लग रही है तो थोड़ा पैनिक होगा, करंट लगता है थोड़ा पैनिक होता है। फुल फॉर्म बता देता हूं, लोन का मतलब क्या है, लेफ्ट में क्या होगी, ऑक्सीडेशन होगी। कहां पर होगी, लेफ्ट में ऑक्सीडेशन होगी। कहां पर होगी, एनोड पर, और एन का मतलब क्या है, एनोड पर नेगेटिव चार्ज होगा। और अगर इधर ध्यान दो, पैनिक का मतलब क्या है, पॉजिटिव टर्मिनल इज एनोड एंड नेगेटिव टर्मिनल इज कैथोड। ये बात याद रखना, आ सकता है, कंफ्यूज मत होना। इधर क्या है, लेफ्ट में ऑक्सीडेशन होगी, एनोड पर नेगेटिव, यहां पर एनोड नेगेटिव है, और उधर क्या है भैया, एनोड पॉजिटिव है और कैथोड नेगेटिव है। ये इंपॉर्टेंट है। आगे मूव करते हैं। नेक्स्ट भैया हमारे पास सोल्ट ब्रिज एंड इट्स फंक्शन, बट उससे पहले हमें थोड़ा सा ज्यादा डिटेल में पढ़ना चाहिए इलेक्ट्रोकेमिकल सेल को, गैल्वेनिक सेल को, वोल्टेइक सेल को, डैनियल सेल को, कई सारे इसके नाम होते हैं, ठीक है ना। पढ़ा होगा 10th क्लास में, आपने देखा भी होगा, ये 10th में नहीं, सॉरी 11th में नहीं देखा तो मैं दिखा देता हूँ। सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, हम लोग सबसे पहले 2 कंटेनर लेते हैं, 2 बीकर लेते हैं, ठीक है ना। एक तरफ क्या लेंगे, एक तरफ हम लोग लेंगे जिंक की रोड। ये क्या है हमारे पास, जिंक की रोड है, और जिंक की रोड को हम डाल देंगे जिंक के सॉल्यूशन में, और उस सॉल्यूशन को क्या बोलते हैं, दैट इज द सॉल्यूशन ऑफ ZnSO4 सॉल्यूशन। दूसरी तरफ हम क्या करेंगे, हम ले देंगे कॉपर की रोड, और कॉपर की रोड को डाल देंगे किसके अंदर, कॉपर के सॉल्यूशन में, दैट इज द सॉल्यूशन ऑफ, ये हमारे पास क्या है बेटा जी, ये कॉपर की रोड है, और कॉपर की रोड को डाल देंगे कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन के अंदर, ठीक है। और इनको कनेक्ट करने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर एक सोल्ट ब्रिज बना देंगे, एक नमक का पुल बना देंगे। मुझे लगता है कि विशाल महाजन सर वाला काम करना पड़ेगा, यानी कि रंगीन बनाना पड़ेगा इसको थोड़ा, ओके। ये है बेटा जी, इसे क्या बोलते हैं हम लोग, इट इज नोन एज सोल्ट ब्रिज। क्या बोलते हैं, सोल्ट ब्रिज। और इनको कनेक्ट कर दीजिए, यहाँ पर वोल्ट मीटर ले लेंगे या एम मीटर ले लेंगे, जो हमें एम मीटर क्या होगा, जो हमें करंट की डायरेक्शन देगा। तो थोड़ी देर बाद, अभी एक शॉर्टकट मैंने आप लोगों को बताया था, लोन क्या होता है, लोन का मतलब ऐसे लिख देते हैं, लोन, लोन का मतलब क्या होता है कि लेफ्ट में क्या होगी, लेफ्ट में ऑक्सीडेशन होगी, और एनोड पर नेगेटिव चार्ज होगा। ये सारे का सारे इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, बस याद हो जाएगा तो बहुत ज़्यादा आपको इलेक्ट्रोकेमिकल सेल भी याद हो जाएगा। ये लेफ्ट साइड है, लेफ्ट साइड में कौन सी रिएक्शन होगी भाई, ऑक्सीडेशन होगी। जब इधर ऑक्सीडेशन है तो इधर कौन सी रिएक्शन होगी बेटा, इधर रिडक्शन होगी। ऑक्सीडेशन किस पर होती है, ऑक्सीडेशन होती है एनोड पर, रिडक्शन होती है कैथोड पर। एनोड पर कौन सा चार्ज होगा, नेगेटिव चार्ज होगा, और कैथोड पर कौन सा चार्ज होगा, पॉजिटिव। मान के चलो इधर हमने एमीटर लगा दिया, हम यहाँ पर बल्ब भी लगा सकते थे, सो दैट कि हम देख सके करंट बन गया है कि नहीं बन गया है। तो अब क्या होगा, ये सेल काम करना स्टार्ट करेगा, और बेटा जी क्या होगा, ऑक्सीडेशन का मतलब क्या होता है, याद है ना, ऑयल इज रिग, पता होगा सबको, ऑयल इज रिग।
क्या मतलब होता है ऑयल इज रिक का? बताइए, ऑयल इज रिक का मतलब क्या होता है? ऑयल का मतलब होता है ऑक्सीडेशन इज लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, ऑक्सीडेशन इज लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, रिडक्शन इज गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, है ना। ऑक्सीडेशन इज लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड रिडक्शन इज गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो इधर क्या है, इलेक्ट्रॉन्स का लॉस है, तो इधर से इलेक्ट्रॉन चल रहे हैं इधर, और इधर क्या है, इलेक्ट्रॉन्स का गेन है। इसके अपोजिट डायरेक्शन में कन्वेंशनल करंट फ्लो करेगा, इधर आपका करंट फ्लो करना है, एमीटर करंट की डायरेक्शन देगा और इस साइड में घूम जाएगा। इस तरह से सेल के अंदर होता है, क्लियर है ना। और क्या ही है, ठीक है। देखिए होता क्या है एक्चुअल में, जिंक की रोड इलेक्ट्रॉन देती है, जिंक की रोड इलेक्ट्रॉन देती है, तो Zn से क्या बनता है, Zn2 पॉजिटिव, और इधर 2 इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन कॉपर की रोड नहीं लेती, ये जो सॉल्यूशन है कॉपर सल्फेट, कॉपर सल्फेट में जो आयन बनते हैं Cu2 पॉजिटिव, SO4 2 नेगेटिव, ये Cu2 पॉजिटिव आयन इलेक्ट्रॉन लेता है। Cu2 पॉजिटिव ने 2 इलेक्ट्रॉन लिए, तो बेटा ये क्या बन गया, कॉपर बन गया। ये जिंक ने इलेक्ट्रॉन देने हैं, कॉपर ने नहीं, कॉपर 2 पॉजिटिव ने इलेक्ट्रॉन लेने हैं। ये इनकी रिएक्शंस होती हैं, ठीक है। अगर यहाँ से हम सेल नोटेशन की बात कर लें, सेल रिप्रेजेंटेशन की बात कर लें, सेल नोटेशन क्या है, सेल नोटेशन में लेफ्ट साइड देखिए बीच में क्या है, सॉल्ट ब्रिज है, Zn से क्या बना, Zn2 पॉजिटिव। लेफ्ट साइड में हम लोग ऑक्सीडेशन करके दिखाते हैं और राइट साइड में हम रिडक्शन करके दिखाते हैं। कॉपर 2 पॉजिटिव से क्या बना है, कॉपर, इलेक्ट्रॉन नहीं दिखाया करते हम लोग, कॉपर 2 पॉजिटिव से क्या बना है, कॉपर बना है। तो धीरे धीरे जिंक जो है इलेक्ट्रॉन दे के वीक होता चलेगा, और यहां पर कॉपर जो है इलेक्ट्रॉन लेके थोड़ा सा थिक होता चलेगा। इस तरह से ये वाला कंसेप्ट है। 2 बिकर लिए, एक के अंदर जिंक की रोड, एक के अंदर कॉपर की रोड। जिंक रोड को डालना है जिंक सल्फेट में, कॉपर रोड को डालना है कॉपर सल्फेट में। दोनों को कनेक्ट करने के लिए सॉल्ट ब्रिज, और ऊपर लगा दिया वायर विद एमीटर, वायर विद वोल्ट मीटर या वायर विद बल्ब। रिएक्शन स्टार्ट होगी, आपने याद रखना है लोन, लेफ्ट में ऑक्सीडेशन होगी, एनोड पर नेगेटिव चार्ज होगा। लेफ्ट साइड में ऑक्सीडेशन हो रही है, ऑक्सीडेशन मतलब लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। राइट हैंड साइड में रिडक्शन हो रही है, रिडक्शन मतलब गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है ना। ये इलेक्ट्रॉन दे रहा है, इधर से इधर जा रहे हैं, करंट अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है। धीरे धीरे जिंक खत्म होता जाएगा और कॉपर जो है वो थिक होता चला जाएगा। अब इनके बीच में सॉल्ट ब्रिज आया है। सॉल्ट ब्रिज को अगर आप ध्यान से देखो कुछ इस तरह का होता है, एक ग्लास की बनी हुई ट्यूब है, उल्टे यू की शेप वाली है ना, क्या है, यू शेप्ड ग्लास ट्यूब। इसके अंदर क्या भरा गया है, इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट भरा गया। इनर्ट का मतलब होता है जो सेल रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करते, इनका सेल रिएक्शन में कोई रोल नहीं है, ठीक है। आप ले सकते हो KCl, KNO3, K2SO4। अब सर सोल्ट का मतलब मेरे दिमाग में तो NaCl है, बिल्कुल सही है, NaCl सोल्ट है, बट यहाँ पर हमने KCl, KNO3, K2SO4 को क्यों लिया। लाइक मैं KCl की बात करूं, KCl क्या है, KCl एक फास्ट इलेक्ट्रोलाइट है, फास्ट इलेक्ट्रोलाइट है विद सेम मोबिलिटी। क्या मतलब हुआ, पहली बात ये बहुत जल्दी आयंस में टूटता है, और इसके आयंस की जो मोबिलिटी है, इनके आयंस की जो मूव करने की स्पीड है वो सेम है, सेम स्पीड से इधर उधर भागते हैं, ठीक है। अगर फॉर्म के अंदर है, इसका एक किनारा एक बिक्कर में डुबो देते हैं और इसका दूसरा किनारा दूसरे बिक्कर में डुबो दिया जाता है। इसके फंक्शन क्या है, सबसे पहला काम ये है कि दोनों बिक्कर को जोड़ने का काम कर रहे हैं, है ना। दोनों बिक्कर जब जोड़े थे, एक आउटर सेल सर्किट होता है जो आपने कंप्लीट किया था वायर विद एमीटर, एक होता है इनर सेल सर्किट, ये सॉल्ट ब्रिज कंप्लीट करता है। और जिंक सल्फेट को कॉपर सल्फेट की तरफ नहीं जाने देता, कॉपर सल्फेट को जिंक सल्फेट की तरफ नहीं जाने देता। और अगर किसी तरफ आयंस कम ज्यादा हो गए, मान लो किसी तरफ पॉजिटिव आयन ज्यादा हो गए तो उस तरफ अपना नेगेटिव आयन भेज देता है। जैसे KCl में से, KCl में क्या है, K पे पॉजिटिव है और Cl पे नेगेटिव है। मान लो किसी तरफ पॉजिटिव बहुत ज्यादा है तो उस तरफ Cl नेगेटिव को भेज देगा, किसी तरफ नेगेटिव बहुत ज्यादा है तो उस तरफ चार्ज को बैलेंस करने के लिए K पॉजिटिव को भेज देगा। 4 फंक्शन है, दोनों बीकर को जोड़ना, इनर सेल सर्किट को कंप्लीट करना, और इलेक्ट्रोलाइट को इधर उधर ना जाने देना, और इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी को बना के रखना। ये वाला प्रोसेस है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट है भाई हमारे पास इलेक्ट्रोड पोटेंशियल किसे कहते हैं। इट इज द टेंडेंसी ऑफ एन इलेक्ट्रोड टू ईदर लूज और गेन इलेक्ट्रॉन व्हेन इट इज प्लेस्ड इन इट्स ऑन सॉल्यूशन। जैसे कि आपने जिंक की रोड को लिया, ठीक है,
और जिंक की रोड को आप लोगों ने डाल दिया है किसके अंदर, जिंक सल्फेट के सॉल्यूशन में। ये हमारे पास जिंक की रोड है और जिंक की रोड को आप लोगों ने डाल दिया जिंक सल्फेट के सॉल्यूशन में, तो ये इलेक्ट्रॉन लूज कर सकती है, ये इलेक्ट्रॉन क्या भी कर सकती है भाई, गेन भी कर सकती है। इसकी जो इलेक्ट्रॉन लूज करने की या गेन करने की जो टेंडेंसी है ना, उस टेंडेंसी को हम लोग क्या बोलते हैं बेटा, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। गर्म पानी होगा भाई, जस्ट अ मिनट। देखो आगे बढ़ते हैं। दो तरह का पोटेंशियल होता है, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल एंड रिडक्शन पोटेंशियल। ऑक्सीडेशन पोटेंशियल का मतलब क्या होता है, टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन। ठीक है, जैसे कि Zn है, Zn ने 2 इलेक्ट्रॉन दे दिए, बन गया Zn2 पॉजिटिव, तो इसने लूज किया है, तो यहाँ पर इसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल देखा जाएगा। जैसे कि कॉपर है, कॉपर ने 2 इलेक्ट्रॉन दे दिए, तो ये बन गया कॉपर2 पॉजिटिव, यहाँ पर इसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल देखा जाएगा। एक होता है रिडक्शन पोटेंशियल। रिडक्शन पोटेंशियल का मतलब क्या होता है, टेंडेंसी टू गेन इलेक्ट्रॉन, है ना, इलेक्ट्रॉन्स को गेन करने की टेंडेंसी। जैसे कि कॉपर2 पॉजिटिव है, उसने 2 इलेक्ट्रॉन लिए, ये रिडक्शन है तो रिडक्शन पोटेंशियल है। Zn2 पॉजिटिव है, Zn2 पॉजिटिव ने 2 इलेक्ट्रॉन लिए, तो क्या बन गया कॉपर, ये क्या होगा बेटा जिसका रिडक्शन पोटेंशियल होगा। क्लियर है। शी एक डिवाइस है जिसका नाम होता है स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। इस डिवाइस का यूज किया जाता है, देखिए एक एलिमेंट अगर है, मान लो जिंक को जिंक सल्फेट में डाला, अब हमें कैसे पता चलेगा कि इलेक्ट्रॉन देना चाह रहा है लेना चाह रहा है, हम उसके रिस्पेक्ट में किसी को रखेंगे ना, उसके सामने किसी को रखेंगे, उससे पता चलेगा इसकी टेंडेंसी किस चीज की है। तो हम एक डिवाइस का यूज करते हैं, दैट डिवाइस इज शी स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। कुछ इस तरह का सेटअप है, मैं थोड़ा सा समझा भी देता हूं। देखिए कुछ इस तरह का सेटअप बना होता है। ये क्या है हमारे पास इसके अंदर, ये हमारे पास है 1 मोलर HCl सॉल्यूशन। ठीक है, ये हमारे पास प्लेटिनम का फॉइल है, कोटेड विद प्लेटिनम ब्लैक। प्लेटिनम का फॉइल है जिसके ऊपर कोटिंग की गई है प्लेटिनम ब्लैक की। यहां पर हम लोग क्या करते हैं, हाइड्रोजन गैस डालते हैं, हाइड्रोजन गैस at 298 Kelvin temperature and 1 atmospheric pressure। ये हमारे पास आउटर ग्लास ट्यूब है, ये हमारे पास इनर ग्लास ट्यूब है। कुछ ये सेटअप लगाया जाता है। ठीक है, ये ऊपर प्लेटिनम की वायर है, यहाँ पर हाइड्रोजन गैस ली जाती है 298 केल्विन टेम्परेचर, 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर, एक सॉल्यूशन के अंदर डाली जाती है जिसके अंदर 1 मोलर HCl सॉल्यूशन है। जब ये अंदर जाती है तो यहाँ पर हाइड्रोजन गैस के बबल्स भी बनते हैं, इन्हें बोलते हैं H2 गैस बबल्स। अब जो समझने वाली बात ये है, 2-3 बातें हैं जो समझने वाली हैं, कि इसकी खुद का कोई पोटेंशियल नहीं होता। अगर मैं इसका स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की बात करूं, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन अगर मैं बात करूं, तो कितना होता है, वो 0.00 वोल्ट होता है। ये तो रेफरेंस है ना, इसको तो रखा जाता है, इसके सामने कंपेयर किया जाता है। यहाँ पर जो प्लेटिनम की वायर ली है, प्लेटिनम का फॉइल लिया है, ये नोबल मेटल है, प्लेटिनम गोल्ड ये नोबल मेटल होती है, ये रिएक्शन नहीं करती।
ये अपना सरफेस प्रोवाइड करते हैं कि चलो यार रिएक्शन हो जाने दो, ठीक है। और ये दोनों तरीके से काम कर सकता है बेटा। जो हाइड्रोजन है ये अगले की टेंडेंसी को देखता है, अगर कोई इलेक्ट्रॉन लेना चाहता है तो ये इलेक्ट्रॉन दे सकता है, और अगर कोई इसको इलेक्ट्रॉन देना चाहता है तो इलेक्ट्रॉन ले भी सकता है। इलेक्ट्रॉन देगा कौन? हाइड्रोजन गैस। इलेक्ट्रॉन लेगा कौन? यहां पर जो H पॉजिटिव बनेगा। तो ये एनोड की तरह भी काम कर सकता है, एज एनोड। तो क्या होगा? एनोड पर तो कौन सी रिएक्शन होती है? ऑक्सीडेशन होती है। मतलब इलेक्ट्रॉन देगा, H2 ने 2 इलेक्ट्रॉन दिए बेटा, और ये क्या बन गया? 2H पॉजिटिव बन गया। और एज कैथोड, कैथोड पर कौन सी रिएक्शन होगी? रिडक्शन। रिडक्शन का मतलब गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन लेगा कौन? 2H पॉजिटिव प्लस 2 इलेक्ट्रॉन्स ने क्या बना दिया भाई? H2 बना दिया। अच्छा ये नहीं लिखना है, ठीक है, ये वाली बात है, इसका खुद को कुछ भी पोटेंशियल नहीं होता। तो इसके साथ रख के इसके साइड में रखा, राइट साइड में बहुत सारी मेटल्स को रखा, उनका रिडक्शन पोटेंशियल कैलकुलेट किया, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल कैलकुलेट किया, और स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल को ही स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल माना जाता है। रिपीट कर रहा हूं, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल को ही स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल माना जाता है अकॉर्डिंग टू IUPAC। हाइड्रोजन के साथ रख के अलग अलग मेटल्स की अलग अलग इलेक्ट्रोड्स की वैल्यू निकाल ली गई, ठीक है, और फिर उन बहुत सारी वैल्यूज को अरेंज किया। अरेंजमेंट ऑफ वेरियस इलेक्ट्रोड्स इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल। आपने बहुत सारी मेटल्स लेनी है और उनको अरेंज कर देना है इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल, ठीक है। याद कैसे रखेंगे? लीटा कार आड़ी जमी फनी पंजाबन है H हाइड्रोजन, ये बहुत इंपॉर्टेंट बैरियर है, 0.00 वोल्ट वैल्यू होती है। क्यूट अंग्रेजन भारत आई ऑस्ट्रेलिया से फ्लाइट लेकर लिख लेना, उसकी वैल्यू, फ्लाइट मतलब फ्लोरीन, 2.87 वोल्ट उसकी वैल्यू होती है। अब यहां पर लीटा, लिथियम, कार, कैल्शियम, आड़ी, एल्यूमिनियम, जमी, जिंक, फनी, आयरन एंड निकल पंजाबन PB है H, क्यूट CU, अंग्रेजन AG, भारत BR, ऑस्ट्रेलिया से AE। लिथियम, कैल्शियम, इन सब की वैल्यू है। तो इन सब, अच्छा बहुत सारी बुक्स के अंदर ये उल्टा ऑर्डर भी है, तो उसमें आप क्या लिख सकते हो? डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल। ये स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल के अकॉर्डिंग लगाई गई है। अगर आप चाहते हो कि मुझे तो स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल में लगाना है तो इसका उल्टा कर दोगे, यानी सबके साइन चेंज कर दोगे। ये क्या है बेटा? डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल। दूसरी बात, रिडक्शन का मतलब होता है गेन करना, दूसरे पे ऑक्सीडेशन करवाना, ऑक्सीडाइजिंग पावर। डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल नहीं है ये इंक्रीजिंग ऑर्डर है ना। बहुत सारे बुक के अंदर डिक्रीजिंग ऑर्डर दिया है, बट यहाँ पर हमने इंक्रीजिंग में लगाए हैं, है ना। ये इनका रिडक्शन पोटेंशियल है, -3.05, -2.87, वैल्यूज बढ़ती ही जा रही है, तो इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल है। एंड इंक्रीजिंग ऑर्डर है किसका? इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ ऑक्सीडाइजिंग पावर, या फिर डिक्रीजिंग ऑर्डर है ऑर्डर ऑफ रिड्यूसिंग पावर, ठीक है। डाउन द ग्रुप रिडक्शन पोटेंशियल बढ़ रहा है, इलेक्ट्रॉन लेने की पावर बढ़ रही है, दूसरों पे ऑक्सीडेशन करवाने की पावर बढ़ रही है, ऑक्सीडाइजिंग पावर, है ना। तो डाउन द ग्रुप जो है इसकी रिड्यूसिंग पावर तो कम होगी ना। रिड्यूसिंग मतलब इसकी वजह से दूसरों पर रिडक्शन, इसकी वजह से दूसरों पर रिडक्शन नहीं होगी, इसकी वजह से दूसरों पर ऑक्सीडेशन होगी, क्योंकि इसको खुद को तो इलेक्ट्रॉन लेना पसंद है, ये वाली बात होती है। आगे बढ़ते हैं, इसके फायदे क्या हैं? कंपैरिजन ऑफ रिलेटिव रिड्यूसिंग पावर और ऑक्सीडाइजिंग पावर। मैं आपको एग्जांपल देता हूं दो। इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज के फायदे क्या हैं? सबसे पहला, कंपैरिजन ऑफ रिलेटिव ऑक्सीडाइजिंग पावर, ये कह लीजिए
और रिड्यूसिंग पावर। मैं आपको एग्जांपल देके समझाने का प्रयत्न करता हूँ। Zn टू पॉजिटिव बाय Zn, ये रिडक्शन हो रही है। ई नोट ऑफ Zn टू पॉजिटिव Zn माइनस 0.76 वोल्ट। ई नोट कॉपर टू पॉजिटिव बाय कॉपर प्लस 0.34 वोल्ट। अगर मैं आपसे, ये रिडक्शन पोटेंशियल है, अगर मैं आपसे पूछूं इन दोनों में से किसका रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा है, ऑब्वियसली इसका। तो इसकी हैव हायर रिडक्शन पोटेंशियल से ऑक्सीडाइजिंग पावर पता चलती है, हैव हायर ऑक्सीडाइजिंग पावर, मतलब ये खुद पर रिडक्शन करेगा और दूसरों पर ऑक्सीडेशन करेगा। इसका रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा है खुद पर रिडक्शन कराने की, और दूसरों पर ऑक्सीडेशन, दूसरों पर ऑक्सीडेशन कराना मतलब ऑक्सीडाइजिंग पावर इसकी ज्यादा है। अगर मैं इन वैल्यूज को चेंज कर दूं, वैसे तो पता चल गया हैव हाई ऑक्सीडाइजिंग पावर मतलब उसकी रिड्यूसिंग पावर ज्यादा है, या फिर आप साइन को भी चेंज कर सकते हो ना। ये तो रिडक्शन पोटेंशियल, आप ऑक्सीडेशन पोटेंशियल लिख लो। ऑक्सीडेशन कैसे लिखा जाएगा, ई नोट Zn टू पॉजिटिव, ये ऑक्सीडेशन हो रही है। जब आप ऑक्सीडेशन पोटेंशियल निकालोगे ये आएगा प्लस 0.76 वोल्ट, ये आएगा ई नोट कॉपर से कॉपर टू पॉजिटिव बेटा, यह आ जाएगा माइनस 0.34 वोल्ट। ऑक्सीडेशन पोटेंशियल किसका ज्यादा है, जिंक का। जब इसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज्यादा है इट मींस इसकी रिड्यूसिंग पावर ज्यादा है, तो आप क्या लिखोगे, हैव हायर, क्या होगा भैया, हायर रिड्यूसिंग पावर। आगे मूव करें, नेक्स्ट बात करते हैं। दूसरा फायदा क्या होता है, टू कंपेयर द एक्टिविटी ऑफ अ मेटल। याद रखिए, अ मेटल हैव हायर वैल्यू ऑफ standard have more negative value of standard reduction potential is more active। जिसका स्टैंडर्ड रिडक्शन, देखिए रिडक्शन पोटेंशियल मतलब इलेक्ट्रॉन्स को गेन करने की पावर। अगर किसी की इलेक्ट्रॉन्स को गेन करने की पावर नेगेटिव है इट मींस वो इलेक्ट्रॉन्स को गेन करना नहीं चाहता, और अगर वो इलेक्ट्रॉन्स को गेन करना नहीं चाहता मींस वो इलेक्ट्रॉन को लूज करना चाहता है, तो उसकी एक्टिविटी है। मेटल्स की एक्टिविटी मतलब इलेक्ट्रॉन देना ही होता है। तो एक मेटल का स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल जितना ज्यादा नेगेटिव है वो मेटल उतनी ज्यादा एक्टिव है। मैं आपसे कंपेयर करवाता हूं, जैसे कि ई नोट Zn टू पॉजिटिव से Zn जो है रिडक्शन पोटेंशियल ही देखना है, हर बार रिडक्शन पोटेंशियल ही देखना है, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल माइनस 0.76 वोल्ट है। ई नोट Fe टू पॉजिटिव से Fe जो है माइनस 0.44 वोल्ट है। इन दोनों में से कौन ज्यादा एक्टिव है, इसका स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा नेगेटिव है, तो इज मोर एक्टिव। ये वाली जो है ज्यादा एक्टिव होने वाली है देन अदर। अगला फायदा क्या है भाई, ये हमें बहुत हेल्प करता है किसमें, टू कैलकुलेट स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ सेल कैलकुलेट करने में, या कह लीजिए ई नोट सेल कैलकुलेट करने में, है ना। ई नोट सेल या कह लीजिए ईएमएफ ऑफ अ सेल कैसे निकाला जाएगा भाई, ई नोट सेल, ई नोट राइट माइनस ई नोट लेफ्ट। राइट मतलब जो सेल नोटेशन होती है, राइट में जो मेटल दे रखी है, लेफ्ट वाली मेटल का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, या फिर ई नोट ऑफ कैथोड माइनस ई नोट
ऑफ एनोड, या फिर ई नोट ऑफ विच अंडरगोज रिडक्शन माइनस ई नोट विच अंडरगोज ऑक्सीडेशन। जैसे कि मैं आपको एक एग्जांपल लिख देता हूँ, Zn से Zn2 पॉजिटिव, Cu2 पॉजिटिव से Cu, ये दे रखा है। अब आप इसका ई नोट सेल निकाल सकते हो। ई नोट सेल कैसे निकाला जाएगा बेटा जिसका? ई नोट सेल क्या होता है? ई नोट, अगर सेल नोटेशन दे रखी है, ई नोट राइट माइनस ई नोट लेफ्ट। राइट में कौन है? कॉपर है, और कॉपर का स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कितना होता है? प्लस 0.34, माइनस लेफ्ट में जिंक है, जिंक का कितना होता है? माइनस 0.76। इसको सिंपल आउट करोगे कितना हो जाएगा? 1.10 वोल्ट। कितना हो जाएगा? 1.10 वोल्ट हो जाएगा। गेटिंग माई पॉइंट और नोट? इस तरह से है। आगे मूव करते हैं, नेक्स्ट बात करते हैं। विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज वी कैन चेक द, क्या कर सकते हैं? टू चेक द फिजिबिलिटी ऑफ अ redox reaction, whether it is possible or not। किसी भी रिएक्शन की अगर आपको फिजिबिलिटी चेक करनी है कि ये रिएक्शन हो सकती है या नहीं हो सकती है, तब भी इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज हेल्प करती है। आप उस रिएक्शन का ई नोट सेल निकाल लो। अगर ई नोट सेल पॉजिटिव आ रहा है, मतलब वो सेल भी पॉसिबल है, वो रिएक्शन भी पॉसिबल है। और अगर उसी रिएक्शन का ई नोट सेल नेगेटिव आ जाए तो वो रिएक्शन पॉसिबल नहीं है, वो सेल पॉसिबल नहीं है। क्लियर है बेटा? तो ये है हमारे पास इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज जिसमें स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल लिखा होता है। अब हमारे पास क्या भी होता है कि स्टैंडर्ड के अंदर सारी कंडीशन स्टैंडर्ड होती हैं, बट इन केस कंडीशन स्टैंडर्ड ना हो, कंडीशन नॉन स्टैंडर्ड भी हो सकती हैं। कोई टेम्परेचर 298 ना हो, ऐसा पॉसिबल है। प्रेशर 1 एटमॉस्फेरिक ना हो, ऐसा भी पॉसिबल है। कंसंट्रेशन 1 मोलर ना हो, ऐसा बहुत ज्यादा पॉसिबल है। आप हर टाइम एक सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन को 1 मोलर बना के नहीं रख सकते। कंसंट्रेशन इधर उधर वेरी कर सकती है, और जब कंसंट्रेशन इधर उधर वेरी कर सकती है तो वहां पर हमारी हेल्प करती है नर्स्ट इक्वेशन। क्या काम आती है ये? टू कैलकुलेट द इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ अ सेल, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ अ मेटल व्हेन कंडीशंस आर नॉन स्टैंडर्ड। जब कोई भी एक कंडीशन नॉन स्टैंडर्ड हो जाती है तब ये हमारी हेल्प करती है। और जनरली कौन सी कंडीशन है जो नॉन स्टैंडर्ड होती है? कंसंट्रेशन वाली। टेम्परेचर को फिर भी हम रख सकते हैं, मान लो एसी वाले रूम में कर दी और 25 पे एसी कर दिया तो वो फिर भी हो जाएगी, बट कंसंट्रेशन का बड़ा पंगा रहता है, तो वहां पर हमारी नर्स्ट इक्वेशन हेल्प करती है। ठीक है, तो जैसे मान के चलो कहीं पर रिडक्शन हो रही है, रिडक्शन में क्या होता है? एम एन पॉजिटिव, इसने एन इलेक्ट्रॉन्स का गेन किया तो ये क्या बन गया? एम बन गया। ठीक है, तो यहां पर हम लोग लगाएंगे कौन सी इक्वेशन? नर्स्ट इक्वेशन। नर्स्ट इक्वेशन क्या होती है? नर्स्ट इक्वेशन, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ मेटल जो है वो इक्वल होगा स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ मेटल ई नोट मेटल माइनस आर टी बाय एन एफ एल एन 1 बाय कंसंट्रेशन ऑफ द मेटल इन आयनिक फॉर्म। देखो बेटा, ये जो है ये एक्वस फॉर्म होती है और ये जो है सॉलिड फॉर्म होती है। सॉलिड फॉर्म हो उसकी कंसंट्रेशन हमेशा 1 मोलर होती है, उससे कुछ दिक्कत नहीं है ना। जो एल एन है, प्रोडक्ट बाय रिएक्टेंट लिखेंगे ना तो इसकी कंसंट्रेशन तो 1 मोलर ही होगी। इसकी कंसंट्रेशन वेरी कर सकती है, तो यहाँ पर हमने लिख दिया। एक एक शब्द का मतलब मैं समझाने का प्रयास करता हूँ। ई मेटल का मतलब क्या है? ई मेटल का मतलब होता है इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ मेटल, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ मेटल। ई नॉट मेटल का मतलब क्या है बेटा? ई नॉट मेटल का मतलब है स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ मेटल, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ मेटल। और आर का मतलब क्या है? आर मीन्स होता है गैस कांस्टेंट। गैस कांस्टेंट की वैल्यू 8.314 जूल पर केल्विन पर मोल। टी का मतलब, टी मीन्स टेम्परेचर, कितना होता है? 298 केल्विन।
n का मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन लॉस और गेन, कितने इलेक्ट्रॉन का लॉस या फिर गेन हुआ है। f का मतलब फैराडे कांस्टेंट, फैराडे कांस्टेंट। ln का मतलब नेचुरल लॉग, नेचुरल लॉग, और इसकी वैल्यू कितनी होती है 2.303 लॉग। जब ये सारी वैल्यूज आप लोग पुट करते हो ना, तो हमारा फॉर्मूला पता है क्या बन के निकलता है, हमारा फॉर्मूला बन के निकलता है ई मेटल इज इक्वल टू ई नॉट मेटल माइनस 0.0591 बाय एन log 1 बाय कंसेंट्रेशन ऑफ द मेटल इन आयनिक फॉर्म। ये निकल के बन के निकलता है। अगर आपको इसका इजीली कैलकुलेशन करना है ब्रो, अगर आपको इसका इजी कैलकुलेशन करना है तो आप क्या कर सकते हो, ई मेटल इज इक्वल टू ई नोट मेटल माइनस 0.06 बाय एन log 1 बाय कंसेंट्रेशन ऑफ द मेटल इन आयनिक फॉर्म। ये और यही आप सेल के लिए भी लगा सकते हो, ई सेल इज इक्वल टू ई नोट सेल माइनस 0.06 बाय एन log 1 बाय कंसेंट्रेशन ऑफ द मेटल इन आयनिक फॉर्म। बेटा जिस तरह से हो सकता है, जैसे कि मैं एक दो एग्जांपल भी करके दिखाता हूँ सो दैट थोड़ी सी वाइब आ जाए। बाकी डोंट वरी बेटा, इसके बहुत सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी मैं आपको साथ के साथ करवाने ही वाला हूँ, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। बढ़िया से करेंगे। देखिए जैसे कि कॉपर 2 पॉजिटिव ने 2 इलेक्ट्रॉन ले लिए, तो क्या बन गया, कॉपर बन गया। ई नॉट कॉपर आप लोगों को पता होगा, ई नॉट कॉपर कितना होता है, पता होना चाहिए, वैसे गिवन भी रहता है 0.34 वोल्ट। इसकी तो 1 मोलर है, इसकी 0.01 मोलर मान के चलो ये है। आपको बोला गया ई कॉपर निकाल लो बाय यूजिंग नॉनस्ट इक्वेशन, तो कैसे निकाला जाएगा, ई कॉपर इज इक्वल टू ई नॉट कॉपर माइनस 0.06 बाय एन log 1 बाय कंसेंट्रेशन ऑफ द मेटल इन आयनिक फॉर्म। ई नॉट कॉपर कितना दे रखा है 0.34 माइनस 0.06 बाय एन, कितने इलेक्ट्रॉन का गेन किया है, 2 इलेक्ट्रॉन्स का गेन इधर किया गया है ना। log 1 बाय कंसेंट्रेशन ऑफ द मेटल इन आयनिक फॉर्म, आयनिक फॉर्म में यह इसकी कंसेंट्रेशन है 0.01। डेसिमल के बाद जितने नंबर है 10 की पावर उतनी माइनस कर दो, 10 की पावर -2, ये 10 की पावर -2 ऊपर जाएगा, 10 की पावर +2 हो जाएगा, यानी कि इसको आप क्या लिख सकते हो log 10 की पावर 2। ये पावर आगे आएगी 0.34 माइनस 0.06 बाई 2 इंटू में 2 log 10, log 10 की वैल्यू होती है 2 से 2 कैंसिल, 0.34 माइनस 0.06 कितना आ जाएगा बेटा 0.28 वोल्ट आ जाएगा। क्लियर है, इस तरह चलते हैं। ठीक है, यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ सिंपली मेटल का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल आप लोग निकाल सकते हो। आगे हमें सेल के लिए भी कुछ क्वेश्चन दिए हो सकते हैं। अच्छा सेल के लिए इक्वेशन है, अच्छा यहाँ से 2-3 काम की चीज़ और भी बन जाती हैं। अच्छा ई सेल इज इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस 0.06, यहाँ पर log कंसंट्रेशन विच अंडरगोज ऑक्सीडेशन टू द कंसंट्रेशन विच अंडरगोज रिडक्शन, ये सबसे बेस्ट फॉर्मूला है, कभी भी गलत नहीं होगा। इधर आ जाओ, अगर आपकी कोई सेल रिएक्शन दे रखी है ए बी बी गिव सी सी डी डी की फॉर्म में, तो आप लोग क्या लिखोगे, ऊपर प्रोडक्ट नीचे रिएक्टेंट। बट अगेन मैं बोल रहा हूँ, अगर सेल के लिए निकाल रहे हो log कंसंट्रेशन विच अंडरगोज ऑक्सीडेशन टू द कंसंट्रेशन विच अंडरगोज रिडक्शन, ऐसे लगा सकते हो। इसके अलावा अब देखिए, ये जो सेल होते हैं ये बिजली बना रहे हैं और उस बिजली से हम कुछ ना कुछ काम करेंगे, तो आपसे पूछा जाता है मैक्सिमम वर्क डन बाय अ सेल। अगर आपसे कोई पूछ ले मैक्सिमम
वर्क डन बाय अ सेल, यानी कि स्टैंडर्ड कंडीशन में डेल्टा जी नोट होगा, क्या होगा डेल्टा जी नोट माइनस एन एफ ई नोट सेल, और वैसे इसे क्या बोलते हैं, इट इज नोन एज स्टैंडर्ड गिब्स फ्री एनर्जी, और इसे क्या बोलते हैं डेल्टा जी को गिब्स फ्री एनर्जी, मतलब ये स्टैंडर्ड नहीं है, तो इसके अंदर स्टैंडर्ड वाला पोटेंशियल भी नहीं है ना। डेल्टा जी का फॉर्मूला क्या हो जाएगा माइनस एन एफ ई सेल, ठीक है। अब यहां से एक और चीज आपसे पूछी जा सकती है, क्या पूछी जा सकती है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट भी पूछा जा सकता है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। अब इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होता क्या है, पहली बात तो ये है, तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट जब होता है ना, ई सेल जो है वो जीरो हो जाता है, तो यहां से ई नोट सेल क्या हो जाएगा, ई नोट सेल इज 0.06 बाय एन log के सी, और यहां से log के सी क्या हो जाएगा बेटा एन इंटू में ई नोट सेल बाय 0.06। मैं एक डिस्क्लेमर दोबारा दे दूं कि आपने 0.06 नहीं करना, आपने 0.0591 करना है। बट हाँ, अगर आप कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम देने जा रहे हो या फिर आप लोग कर रहे हो कोई क्वेश्चन जो कि ऑब्जेक्टिव है, एमसीक्यू है, तो आप इसको कर सकते हो। मैंने मतलब टीचर्स गलत भी कर सकते हैं 0.06 वाले वे को, वो तो इजी कैलकुलेशन के आंसर सेम ही आता है, आंसर पे फर्क नहीं पड़ता, बट फिर भी आप 0.0591 से ही करने वाले हो। क्लियर है, आगे मूव करते हैं। तो एक क्वेश्चन बना देते हैं आपके लिए सो दैट कि सारा कंसेप्ट थोड़ा क्रिस्टल क्लियर होने लगे। जैसे कि आपको दे रखा है Zn 2 पॉजिटिव, Cu 2 पॉजिटिव, Cu ये है 0.1 मोलर, मान लो इसकी कंसंट्रेशन उसकी है 0.01 मोलर, अपनी तरफ से मान रहे कुछ भी कर सकते, कोई दिक्कत नहीं है, या 0.01 मोलर मान लो ये है। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको ई नोट स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ जिंक दे रखा है, कितना दे रखा है माइनस 0.76 वोल्ट। ई नोट स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ कॉपर दे रखा है, कितना दे रखा है माइनस नहीं प्लस होता है 0.34 वोल्ट। आपको बोला गया कैलकुलेट, वैसे तो सारे क्वेश्चन ही करूंगा मैं इसके, कैलकुलेट ईएमएफ ऑफ सेल बाय यूजिंग नर्स्ट इक्वेशन। आपको नर्स्ट इक्वेशन नहीं भी लिखा होता तब भी यही लगता एट 298 केल्विन, ठीक है बेटा, ये है। अब ये क्वेश्चन आ गया और इसको हमने करना है, कैसे करेंगे भाई इस क्वेश्चन को, ध्यान दीजिएगा। हाँ, सबसे पहले आप लोग निकालोगे ई नोट सेल। ई नोट सेल कैसे निकलता है, ई नोट राइट माइनस ई नोट लेफ्ट, अगर आपको सेल नोटेशन दे रखी है। अगर आपको सेल नोटेशन ना दी होती, ई नोट रिडक्शन माइनस ई नोट ऑक्सीडेशन, ई नोट विच अंडरगोज रिडक्शन माइनस ई नोट विच अंडरगोज ऑक्सीडेशन। राइट हैंड साइड में कॉपर है, कॉपर कितना है 0.34, माइनस लेफ्ट में कौन है जिंक है माइनस 0.76, तो ये कितना हो जाएगा प्लस 1.10 वोल्ट। मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूँ, क्या ये सेल पॉसिबल है, तो इसका आंसर है यस, ये सेल पॉसिबल है। चीख चीख के मैं बोल रहा हूँ कि यस ये सेल पॉसिबल है। क्लियर है, आगे बढ़ो, अगर ये सेल पॉसिबल है तो अब आप निकाल लो इसका ई सेल। ई सेल क्या होगा बेटा, ई सेल इज इक्वल टू ई नोट सेल माइनस 0.06 बाय एन log concentration which undergoes oxidation to the concentration which undergoes reduction। ई नोट सेल कितना है 1.10 माइनस 0.06 बाय एन मीन्स नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन लॉस और गेन, कितने का लॉस या गेन है 2 log ऑक्सीडेशन किस पे है Zn 2 पॉजिटिव पे, कंसंट्रेशन 0.1 है 10 की पावर -1 लिख दो। रिडक्शन किस पे है कॉपर 2 पॉजिटिव पे, कंसंट्रेशन कितनी है 10 की पावर -2, तो कैंसिल हो जाएगा, 10 की पावर -1 बचेगा, ऊपर जाके log 10 1 ही होता है, तो ये 0.03 1.10 माइनस 0.03 तो हो जाएगा 1.07 वोल्ट हो जाएगा।
अब 2-3 क्वेश्चन और बन सकते हैं, जैसे कि आपसे कोई पूछ ले कि यहाँ पर डेल्टा जी नोट बताओ। डेल्टा जी नोट क्या होता है बेटा? माइनस एन एफ ई नोट सेल। एन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन लॉस और गेन कितने हैं? 2 का ही लॉस है, 2 का ही गेन है। अच्छा, कई बार ये डिफरेंस मैच भी नहीं करता तो उनको मल्टीप्लाई कर देते हैं। मान लो एक तरफ 2 का लॉस है और 3 का गेन है, 2 3 6 कर देते हैं, है ना। अब जैसे यहाँ पर Zn2 पॉजिटिव होता है, यहाँ पर Al3 पॉजिटिव होता है, तो इलेक्ट्रॉन का डिफरेंस 6 आ जाता है। और याद रखना उधर इलेक्ट्रॉन भी मिलने चाहिए थे उनके। PYQ में और डिटेल में करवा दूंगा, डोंट वरी। एन का मतलब यहाँ पर 2 है, फैराडे कांस्टेंट है 96,500, और ई नोट सेल कितना था बेटा? 1.10 वोल्ट। जो भी आंसर आएगा वो जूल में आएगा, 1000 से डिवाइड करके किलो जूल में आ जाएगा। आगे आप निकाल लो, तो डेल्टा जी निकालते हो। डेल्टा जी क्या होता है? माइनस एन एफ ई सेल बेटा जी, -2 फैराडे कांस्टेंट कितना है? 96,500, और ई सेल कितना आएगा बताइए? ई सेल 1.07 वोल्ट आया था। मल्टीप्लाई कर दीजिए, जो भी आंसर आएगा वो जूल में आएगा। ठीक है, स्टैंडर्ड गिव्स फ्री एनर्जी एंड गिव्स फ्री एनर्जी निकाल ली। आप लोगों से लोग केसी भी पूछा जा सकता है। क्या फॉर्मूला था? ई नोट सेल इज इक्वल टू 0.06 बाय एन लॉग केसी। तो ई नोट सेल कितना है? 1.10, एन कितना है? 2 बाय में 0.06, और ये क्या हो जाएगा? लॉग केसी। और अगर आपको यहाँ से केसी की वैल्यू निकालनी थी तो लॉग अपोन में चला जाएगा, इस सारे का एंटी लॉग निकाल लोगे। बट जनरली बुक जो सीबीएसई के बोर्ड एग्जाम्स होते हैं, कोई भी बोर्ड एग्जाम होते हैं, लॉग एंटी लॉग टेबल आपको नहीं दी जाती, तो आपको लॉग केसी की वैल्यू ही पूछी जाती है। क्लियर है बेटा? तो ये है हमारे पास क्या? नस्ट इक्वेशन। इसका एक क्वेश्चन है, इसको कमेंट सेक्शन में ट्राई कर लेना। वैसे तो आंसर मैंने दे ही रखा है, बट स्टिल मैं थोड़ा साइड हो जाता हूँ, ट्राई कर लेना एक बार खुद से। और ये इस लेक्चर के नोट्स आपको कहाँ से मिलेंगे? टेलीग्राम पर चैनल है क्लास 12th बाय अनअकैडमी के नाम से, है ना। आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। सभी टीचर्स के फ्री ऑफ कॉस्ट नोट्स आपको यहाँ पर मिलते हैं। आगे बढ़िए, नेक्स्ट बात करते हैं। और नेक्स्ट हमारे पास है कंडक्टेंस ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन। जैसे कि मैंने आपको बोला है कि इलेक्ट्रोलाइट्स की कंडक्टेंस बहुत डिटेल में डिस्कस की गई है। इलेक्ट्रोलाइट्स की बहुत ज़्यादा बात इस चैप्टर में की गई है। तो बात करते हैं कंडक्टेंस ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशंस की। चलिए, तो सबसे पहले बात कर लेते हैं रेजिस्टेंस की। रेजिस्टेंस किसे कहते हैं? इट इज द ऑब्स्ट्रक्शन टू द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट थ्रू द कंडक्टर। ऑब्स्ट्रक्शन का मतलब क्या होता है? रुकावट, कि किसी जगह से करंट पास हो रहा है तो उस करंट के पास होने में जो रुकावट पैदा की जाती है, जो रुकावट पैदा हो जाती है, उसे हम लोग रेजिस्टेंस कहते हैं। रेजिस्टेंस क्या होती है? रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ ऑफ कंडक्टर एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, है ना। यहां से क्या बनेगा? आर जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके? लेंथ के, एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल है टू द एरिया के। यहां से आर इज इक्वल टू क्या बन जाएगा? रो एल बाय ए, और यहां से रो क्या बनेगा? आर ए बाय एल। एक एक शब्द का मतलब बता देता हूं। आर का मतलब क्या होता है बेटा जी? यहां से आर मीन्स होता है रेजिस्टेंस, एल मीन्स होता है लेंथ, ए मीन्स होता है एरिया ऑफ कंडक्टर या एरिया जो इलेक्ट्रोड्स ली गई हैं उनका। रो का मतलब होता है स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, या फिर इसे हम लोग क्या बोल सकते हैं? स्पेसिफिक रेजिस्टेंस के अलावा आप लोग इसे बोल सकते हो रजिस्टिविटी। क्या बोल सकते हो? रजिस्टिविटी भी बोल सकते हो। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है यूनिट। यूनिट क्या बनेगी? यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस क्या बनेगी? ओहम। और रेजिस्टिविटी क्या बनेगी? ओहम मीटर। छोटी यूनिट लेनी है तो ओहम सेंटीमीटर ली जा सकती है, ओहम मीटर। ठीक है, यहां से अगर हम बात कर लेते हैं कंडक्टेंस की। कंडक्टेंस को हम लोग सी से या फिर जी से रिप्रेजेंट करते हैं। कंडक्टेंस किसे कहा जाता है भाई? इट इज द ईज विद विच इलेक्ट्रिसिटी फ्लोज थ्रू अ कंडक्टर, की कितनी आसानी से कहीं से करंट पास हो सकता है, वही कंडक्टेंस है। इट इज
इनवर्सली प्रोपोर्शनल दैट इज द इनवर्स ऑफ रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस का इनवर्स होता है। G इज इक्वल टू क्या लिखा जा सकता है, G इज 1/r, और 1/r का मतलब क्या हुआ, 1/ρ A/L। 1/ρ इज इट सेल्फ अ कॉन्स्टेंट कप्पा, और ये A/L। तो यहाँ से अगर मैं कप्पा की बात करूँ, कप्पा क्या हो जाएगा, J इंटू L/A, है ना। और L/A भी एक कांस्टेंट ही होता है, इसको बोलते हैं G स्टार। G स्टार इज इक्वल टू कप्पा। अब एक एक शब्द का मतलब समझने का प्रयास करते हैं कि यहाँ पर हर एक शब्द आपको क्या कहना चाहता है। यहाँ पे बेटा जी G का मतलब क्या है, G या C जो होगा, G मीन्स है कंडक्टेंस, ठीक है। A और L आप लोगों को पता ही है। कप्पा, कप्पा मीन्स होता है स्पेसिफिक कंडक्टेंस, स्पेसिफिक कंडक्टेंस, या फिर इसे हम लोग क्या कह सकते हैं, कंडक्टिविटी कह सकते हैं। और भाई साहब G स्टार क्या है, G स्टार का फॉर्मूला होता है L/A, ये हमारे पास होता है सेल कांस्टेंट, सेल कांस्टेंट। अगर मैं आपसे यूनिट पूछूं, यूनिट ऑफ G ओहम इनवर्स, या फिर इसे क्या कह सकते हैं, मोहो, या फिर इसे क्या कह सकते हैं, कैप इनवर्स, या फिर साइमंस इसका नाम हो जाता है, ठीक है। और भाई साहब यहाँ से कप्पा कंडक्टिविटी की यूनिट क्या बनेंगी, ओहम इनवर्स, ओहम इनवर्स मीटर इनवर्स, या फिर छोटी यूनिट पे जाए तो ओहम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स, ठीक है। और G स्टार L/A है ना, L मीटर, ये मीटर स्क्वायर हो जाएगा मीटर इनवर्स, या फिर आप लोग कह सकते हैं बेटा जी सेंटीमीटर इनवर्स। यहाँ पर ये इसकी यूनिट हो जाएंगी। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट बात करते हैं कंडक्टिविटी। आप लोगों ने लिख दिया इट इज द इनवर्स ऑफ रेजिस्टिविटी इज कॉल्ड स्पेसिफिक कंडक्टेंस, G इज इक्वल टू कप्पा A/L था। यहाँ से और क्या डेफिनेशन हो सकती है भाई, कंडक्टिविटी ऑफ अ मटेरियल इट इज द कंडक्टेंस व्हेन इट इज 1 सेंटीमीटर लॉन्ग एंड इट्स एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इज 1 सेंटीमीटर स्क्वायर। एक कंडक्टेंस, कंडक्टिविटी जो है एक कंडक्टर की कंडक्टेंस है, उस कंडक्टेंस की लेंथ हम लोग मान लेते हैं 1 सेंटीमीटर है, और उसका जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है वो 1 सेंटीमीटर स्क्वायर है। नेक्स्ट हमारे पास टर्म आ जाती है मोलर कंडक्टिविटी। मोलर कंडक्टिविटी क्या है, इट इज द कंडक्टिविटी ऑफ ऑल द आयंस प्रोड्यूस्ड बाय डिसॉल्विंग 1 ग्राम मोल ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट इन सॉल्यूशन। जब आप 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट को का सॉल्यूशन बनाते हो, उससे जो आयंस बनते हैं उनकी जो कंडक्टेंस होती है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, मोलर कंडक्टिविटी बोलते हैं। फॉर्मूला क्या होता है, कप्पा इंटू में 1000/m। एक जरूरी रिलेशन है जो आपके अत्यधिक काम आने वाला है। जो कप्पा है, कप्पा कंडक्टिविटी इंक्रीज करता है विद इंक्रीज इन कंसंट्रेशन एंड डिक्रीज इन डाइल्यूशन। ऑन दी अदर हैंड जो मोलर कंडक्टिविटी है वो इंक्रीज करती है विद इंक्रीज इन डाइल्यूशन एंड डिक्रीज इन कंसंट्रेशन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बात आप लोग याद रखना कि जो मोलर, देखो ना मोलैरिटी के साथ इन्वर्स है, अगर कंसंट्रेशन बढ़ेगी तो मोलर कंडक्टिविटी घट जाएगी, ठीक है। डाइल्यूशन बढ़ना चाहिए तब मोलर कंडक्टिविटी बढ़ती है। आगे मूव करते हैं, नेक्स्ट है एक क्वेश्चन है एनसीईआरटी का, डिस्कस द वेरिएशन ऑफ कंडक्टिविटी एंड मोलर कंडक्टिविटी विद कंसंट्रेशन। इन केस ऑफ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट मोलर कंडक्टिविटी increases slightly with dilution as mobility of ions increases. On the other hand, in case of weak electrolyte, the degree of ionization increases with dilution. Therefore, there is a large increase in
मोलर कंडक्टिविटी विद डाइल्यूशन, कि अगर आप डाइल्यूट करोगे, देखिए ऊपर क्या स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट तो क्या होता है स्टार्टिंग में ही पूरा का पूरा डिसोसिएट हो जाता है, तो जब आप उसका डाइल्यूशन करते हो उसके आयंस की मोबिलिटी बढ़ती है, दैट्स व्हाई मोलर कंडक्टिविटी बढ़ती है। अगर आप वीक इलेक्ट्रोलाइट की बात करते हो तो वहां पर डिग्री ऑफ आयनाइजेशन भी बढ़ती है, जैसे जैसे पानी डालोगे वैसे वैसे आयंस ज्यादा भी बनेंगे। ठीक है, मोलर कंडक्टिविटी डिस्कस करेंगे, ग्राफ भी है। हम डिस्कस करते हैं कंडक्टिविटी इज कंडक्टेंस बिटवीन टू अपोजिट फेसेस ऑफ 1 सेंटीमीटर क्यूब ऑन डाइल्यूशन नंबर ऑफ आयंस। देखिए अगर आप कंडक्टिविटी की बात करते हो, कंडक्टिविटी घट जाती है ऑन इंक्रीजिंग डाइल्यूशन, क्योंकि हम 1 सेंटीमीटर क्यूब वॉल्यूम के अंदर देखते हैं। तो जब डाइल्यूशन होगा तो यहाँ पर पानी ज्यादा होगा, नंबर ऑफ आयंस कम हो जाएंगे, और सिंस नंबर ऑफ आयंस घट जाएंगे दैट्स व्हाई कंडक्टिविटी भी घट जाने वाली है। तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की बात हम कर रहे थे, एक ग्राफ बना देते हैं किस किस का, कंसंट्रेशन के रूट का और मोलर कंडक्टिविटी का क्या रिलेशन है। अगर कंसंट्रेशन बढ़ती है तो मोलर कंडक्टिविटी घटती है, कंसंट्रेशन, और अगर कंसंट्रेशन घट, देखिए जैसे आप कंसंट्रेशन बढ़ाओगे तो मोलर कंडक्टिविटी जो है घटती चली जाएगी। ऑन दी अदर हैंड अगर आप वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए बात करो, वीक इलेक्ट्रोलाइट की जब आप कंसंट्रेशन घटाओगे, कंसंट्रेशन घटा दो तो उसकी मोलर कंडक्टिविटी बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, इस तरह से। ठीक है, एक्स्ट्रा प्लॉट करके कंसंट्रेशन जीरो कर सकते हो। यहाँ पर मोलर कंडक्टिविटी एट जीरो कंसंट्रेशन, इसको हम लोग बोलते हैं लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी। लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी जो है वो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए तो एक्स्ट्रा प्लॉट करके कैलकुलेट भी कर सकते हैं, वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए नहीं निकाली जा सकती। अगर आप एक्स्ट्रा प्लॉट करोगे वो पैरेलल टू वाई एक्सिस हो जाएगा, नहीं निकाल सकते आप। ये क्या है हमारे पास, वीक इलेक्ट्रोलाइट है, ये क्या है हमारे पास, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के केस में क्या होगा, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के केस में दो बातें होंगी। एक बात होगी ऑन डाइल्यूशन क्या होगा, मोबिलिटी इंक्रीज करेगी, मूव करने की स्पीड इंक्रीज कर जाएगी। और वीक इलेक्ट्रोलाइट के केस में क्या होगा, अगर आप बात करते हो वीक इलेक्ट्रोलाइट की तो क्या होगा, ऑन डाइल्यूशन मोबिलिटी इंक्रीज करेगी, एज वेल एज मोबिलिटी के साथ साथ क्या भी बढ़ेगा भाई, डिग्री ऑफ आयनाइजेशन भी बढ़ेगी। क्योंकि देखो मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था कि जो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट होते हैं वो स्टार्टिंग में ही पूरे टूट जाते हैं। जो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट होते हैं वो स्टार्टिंग में ही पूरे के पूरे टूट जाते हैं, तो आप पानी डालो उस पर फर्क नहीं पड़ता आयनाइजेशन पे। बट वीक इलेक्ट्रोलाइट बहुत थोड़ा सा हिस्सा टूटता है, आप पानी डालते जाओगे आयंस बढ़ते जाएंगे, दैट्स व्हाई मोलर कंडक्टिविटी क्या होती जा रही है, देखो बढ़ती ही जा रही है। यहाँ पर मैंने एक वर्ड यूज किया है लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी, या मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन, या फिर मोलर कंडक्टिविटी व्हेन कंसंट्रेशन अप्रोचेस टू जीरो। कंसंट्रेशन जब जीरो को अप्रोच करती है, और जीरो को कब अप्रोच करती है, जब डाइल्यूशन इनफाइनाइट हो जाए, जब बहुत ज्यादा पानी डाल दोगे तभी तो कंसंट्रेशन जीरो होगी। मान लो कि एक पानी की टंकी है, उसमें आप 1 चम्मच नमक डाल दो और उस पानी की टंकी को भर दो, ऊपर जो लगी होती है छत पे 1000 लीटर की, 1500 लीटर की, तो वहां पर नमक की एग्जिस्टेंस क्या है, नहीं होगा वो कुछ भी, बिल्कुल ना के बराबर है। उसे बोलते हैं इनफाइनाइट डाइल्यूशन या फिर कंसंट्रेशन का जीरो हो जाना। वैसे केसेस में मोलर कंडक्टिविटी को वर्ड यूज करते हैं लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी। लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी के बारे में एक बढ़िया सा लॉ दिया हमारे परम आदरणीय श्री श्री कोलरस जी ने। क्या बोला, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट इज द सम ऑफ इंडिविजुअल कंट्रीब्यूशन ऑफ अनायन एंड कटायन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। कि अगर आपको किसी भी इलेक्ट्रोलाइट की लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी निकालनी है तो क्या होगी, इज सम ऑफ इंडिविजुअल कंट्रीब्यूशन ऑफ कटायन एंड अनायन। मतलब कटायन और अनायन की लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी देखो, उन दोनों का सम करो। इनके लिए हम लैम्डा यूज करते हैं। नहीं समझ में आई, जैसे कि आप NaCl की लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी निकालना चाहते हो और आपको कहीं से लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ Na पॉजिटिव पता चल जाए, Cl नेगेटिव पता चल जाए, तो इन दोनों का सम ही क्या कहलाएगा,
लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ NaCl। जैसे कि आप लोग को पता चल जाए ऑफ HCl, तो किसके इक्वल होगी? लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ H पॉजिटिव, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ Cn नेगेटिव। क्लियर है? आगे बढ़िए। नेक्स्ट बात अगर हम करें, इसकी 2-3 एप्लीकेशन हैं। सबसे पहली एप्लीकेशन क्या है? विद द हेल्प ऑफ कोलर्स लॉ वी कैन कैलकुलेट द लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट। सर क्यों? क्योंकि वीक इलेक्ट्रोलाइट की लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ग्राफ की हेल्प से तो नहीं निकल सकती थी। जब हम कंसंट्रेशन को जीरो कर रहे थे, एक्स्ट्रा प्लॉट कर रहे थे, तो पैरेलल टू वाई एक्सिस हो गया था। तो इसी की हेल्प से निकाली जा सकती है ना? जो भी वीक इलेक्ट्रोलाइट के आयंस हैं, जैसे कि मैं आपको बात करूं, आप निकालना चाहते हो वीक इलेक्ट्रोलाइट कौन सा था? जैसे CH3COOH था। आप लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी निकालना चाहते हो ऑफ CH3COOH, तो किसके इक्वल होगा? लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ CH3COO नेगेटिव प्लस लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ H पॉजिटिव। इनकी इंडिविजुअल कंट्रीब्यूशन निकाल लो, इंडिविजुअल कंडक्टिविटी निकाल लो, तो पता चल जाएगा। ठीक है ना? आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, इसकी हेल्प से हम लोग क्या कर सकते हैं? डिग्री ऑफ डिसोसिएशन कैलकुलेट कर सकते हैं। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन का फॉर्मूला अल्फा, तो कैसे निकाल लोगे? मोलर कंडक्टिविटी एट एनी कंसेंट्रेशन टू द लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी या व्हेन कंसेंट्रेशन अप्रोचेस टू 0। इसके अलावा आप डिसोसिएशन कांस्टेंट निकाल सकते हो। डिसोसिएशन कांस्टेंट इज Kc। Kc का फॉर्मूला क्या होगा? C अल्फा स्क्वायर बाय 1 माइनस अल्फा। C अल्फा स्क्वायर बाय 1 माइनस अल्फा। क्लियर है बेटा? आगे बढ़ो। देखो यार, आगे चलते हैं तो कुछ क्वेश्चन इसके देख लेते हैं हम लोग। क्वेश्चन है, सजेस्ट अ वे टू डिटरमाइन द मोलर कंडक्टिविटी वैल्यू फॉर वाटर। अगर आपको वाटर की निकालनी है तो वाटर को कैसे निकाल सकते हो? H पॉजिटिव OH नेगेटिव। अब अगर आपको कहीं से H पॉजिटिव देखना है, OH नेगेटिव देखना है, तो आप H देखो कहाँ से मिल सकता है? H HCl से मिल सकता है, OH NaOH से मिल सकता है। अब यहाँ से आपको H तो मिल गया, OH तो मिल गया, बट कुछ एक्स्ट्रा भी तो मिल गया, Cl और Na, तो उसको माइनस कर दो, इन दोनों को जोड़ दो। क्लियर है? अगला क्वेश्चन है, द कंडक्टिविटी ऑफ 0.20 मोलर सॉल्यूशन ऑफ KCl at 298 Kelvin is 0.0248 Simon centimeter inverse. Calculate its molar conductivity. मोलर कंडक्टिविटी का फॉर्मूला क्या होता है? करवाया था। मोलर कंडक्टिविटी का फॉर्मूला क्या था? कप्पा इंटू में 1000 बाय m। कप्पा इज कंडक्टिविटी। कंडक्टिविटी कितनी दे रखी है? 0.0248 इंटू में 1000, और मोलैरिटी कितनी दे रखी है? 0.20। इसका डेसिमल हटा दो, 4 जीरो आएंगी। इसका डेसिमल हटा दो, 2 जीरो जाएंगी। 1 जीरो से 1 जीरो कैंसिल, है ना? ये कैंसिल, तो याद आएगा 124। और मोलर कंडक्टिविटी की यूनिट साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। अगला क्वेश्चन है, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी फॉर NaCl HCl CH3COOH are this and this. Calculate the limiting molar conductivity for CH3COOH। अब देखिए, अगर आपको CH3COOH की लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी निकालनी है तो क्या करना पड़ेगा ब्रो? आप लिखोगे CH3COO नेगेटिव प्लस H पॉजिटिव। अब आप ये देखो कि CH3COO किस में मिलेगा आपको? इसमें। इसको मैं बोल रहा हूँ इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2, इक्वेशन नंबर 3। CH3COO किस में मिलेगा? इक्वेशन नंबर 3 में। H किस में मिलेगा? इक्वेशन नंबर 2 में। बट CH3COOH के अलावा N और Cl भी तो आ गया, तो उसको निकालने के लिए आप क्या कर दोगे? ऑपरेशन में इक्वेशन नंबर 1 को माइनस कर दोगे। तो ये ऑपरेशन लगा के आप लोग इसको सिंपली कर सकते हो बिना किसी दिक्कत, परेशानी और संशय के। उसके बाद है फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस। याद करो, मैंने आपको बोला था कि जब कोई इलेक्ट्रोलाइट होता है, किसी भी इलेक्ट्रोलाइट की मोल्टन फॉर्म लेते हैं और उसमें से इलेक्ट्रिसिटी पास कराते हैं, तो वो आयंस में टूट जाता है और वो अपोजिटली चार्ज इलेक्ट्रोड्स की तरफ जाना स्टार्ट कर देता है। अगर कोई मेटल है तो वहां पर डिपॉजिट होगी, और अगर कोई गैसियस आयन है तो वो गैस बन के लिबरेट होगा। समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ? जैसे कि आप लोगों ने NaCl लिया है ना, NaCl की मोल्टन फॉर्म ली, बिजली पास कराई, तो ब्रेक डाउन हो गया किसमें? Na पॉजिटिव में, Cl नेगेटिव में। Na किधर जाएगा? एट कैथोड,
Na पॉजिटिव जाएगा, Cl नेगेटिव कहाँ जाएगा, एट एनोड Cl नेगेटिव गया। कैथोड पर कौन सी रिएक्शन होगी, रिडक्शन। एनोड पर कौन सी रिएक्शन होगी, ऑक्सीडेशन। Na पॉजिटिव ने क्या करना है, रिडक्शन का मतलब गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो इलेक्ट्रॉन का गेन करेगा, Na मेटल सॉलिड फॉर्म में डिपॉजिट होने लगेगी। क्लोरीन इलेक्ट्रॉन देगा तो ये क्या बनेगा, हाफ Cl2, गैसेस फॉर्म में है तो ये लिबरेट होने लगेगा। ठीक है, तो सोडियम सॉलिड होकर डिपॉजिट हो जाएगा और क्लोरीन गैसेस फॉर्म में लिबरेट होने लगेगा। अब क्वेश्चन ये बनता है कि कितना डिपॉजिट होगा, कितना लिबरेट होगा, इसके बारे में बात करी फैराडे दादा ने। क्या बोला इन्होंने, द मास ऑफ अ सब्सटेंस डिपॉजिट और लिबरेटेड एट एनी इलेक्ट्रोड ड्यूरिंग इलेक्ट्रोलिसिस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द अमाउंट ऑफ चार्ज पास्ड। कि किसी भी इलेक्ट्रोलाइट का कितना पोर्शन जो है डिपॉजिट होने वाला है, डिपेंड करता है कि मैं वहां से कितना चार्ज पास करूंगा, है ना। जस्ट अ मिनट बेटा। चलिए, तो क्या कर रहा था मैं, हाँ, कि मास ऑफ सब्सटेंस डिपॉजिट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चार्ज पास, कितना चार्ज है, और W इसको हटाएंगे तो ZQ। Q क्या है, I याद है, करंट इज चार्ज अपॉन टाइम, तो Q क्या हो जाएगा, I इंटू में T, तो W इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, Z इंटू I इंटू T। W कितना सब्सटेंस डिपॉजिट हुआ, Z क्या है यहाँ पर, Z इज इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट, I का मतलब करंट और T का मतलब टाइम। कितना मास डिपॉजिट होगा डिपेंड करता है कि मैं कितना करंट पास करा रहा हूँ, कितने टाइम के लिए पास कर रहा हूँ। और व्हाट इज इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट, क्या होता है भाई, इन दोनों को 1 कर दो तो इसके इक्वल हो जाएगा इलेक्ट्रो केमिकल इक्विवेलेंट इज इक्वल टू मास ऑफ सब्सटेंस डिपॉजिटेड और liberated when 1 ampere of current is passed for 1 सेकेंड। अगर आप 1 एम्पियर करंट पास करा दो 1 सेकंड के लिए, अगर आपको कभी भी जेड की वैल्यू निकालनी हो, इस जी की वैल्यू निकालनी हो, तो इसका फॉर्मूला होता है मोलर मास बाय NF। एन मतलब कितने इलेक्ट्रॉन का लॉस गेन हुआ है उस रिएक्शन के अंदर, एफ का मतलब होता है फैराडे कांस्टेंट। और फैराडे कांस्टेंट कहते किसे हैं, फैराडे कांस्टेंट कहा जाता है चार्ज ऑफ 1 मोल इलेक्ट्रॉन्स को। फैराडे कांस्टेंट की वैल्यू कितनी होती है, 96,500 कूलम। आगे मूव करें, नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट है फैराडे का सेकंड लॉ। फर्स्ट लॉ ने क्या बोला कि जितना करंट पास कराओगे, जितनी देर के लिए पास कराओगे, उतना डिपॉजिट होता जाएगा। अब दूसरा लॉ क्या बोलता है कि मान के चलो हमने 2 कंटेनर ले लिए, है ना, उन 2 कंटेनर में 2 अलग अलग सॉल्यूशन ले लिए। मान के चलो एक में मैं ले लेता हूं कॉपर सल्फेट और एक में हम लोग ले लेते हैं
AgNO3 कनेक्ट कर दीजिए बैटरी के साथ, इस पे पॉजिटिव, नेगेटिव, ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव। अब यहाँ पर कॉपर कितना डिपॉजिट होगा, यहाँ पर सिल्वर कितना डिपॉजिट होगा। अब जैसे मैं आप सबको पढ़ा रहा हूँ तो सबके नंबर सेम आए ऐसा जरूरी नहीं है। अब मैं तो सबको सेम पढ़ा रहा हूँ, यहाँ पर तुम्हारी खुद की कैपेसिटी आ जाती है कि आप लोग खुद से कितनी ज़्यादा हार्ड वर्क कर रहे हो, कितना आप पेपर में लिख के आओगे। तो यही बात है फैराडे के सेकंड लॉ में, व्हेन टू डिफरेंट इलेक्ट्रोलाइट connected in series and same amount of electricity pass through the electrolytes, then amount of substance deposit is equal to their equivalent weight। तो यहाँ पर जो मास ऑफ सीयू डिपॉजिट होगा, कितना डिपॉजिट होगा ब्रदर, इक्विवेलेंट मास ऑफ सीयू। और अगर मैं आपसे पूछूं मास ऑफ Ag डिपॉजिटेड, Ag कितना डिपॉजिट होगा भाई, डिपेंड करता है इक्विवेलेंट मास ऑफ Ag पे। आई थिंक क्लियर होगा सबको, क्लियर होना भी चाहिए, है ना। एक क्वेश्चन है, बहुत ही सुंदर प्यारा सुशील सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन है अ सॉल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट इज इलेक्ट्रोलाइज्ड फॉर 10 मिनट्स विद अ करंट ऑफ 1.5 एम्पियर, व्हाट इज द मास ऑफ कॉपर डिपॉजिटेड एट द कैथोड। कॉपर सल्फेट है, कॉपर सल्फेट किस में टूटेगा, Cu2 पॉजिटिव में, SO4 2 नेगेटिव में। अब Cu2 पॉजिटिव कितना डिपॉजिट होगा, Cu2 पॉजिटिव 2 इलेक्ट्रॉन लेके डिपॉजिट हो जाएगा कॉपर। मास डिपॉजिट निकालना है तो कैसे निकालते हैं बेटा, W इक्वल टू Z इंटू आई इंटू टी। जेड का फॉर्मूला क्या होगा, मोलर मास बाय N इंटू एफ इंटू में आई इंटू टी। मोलर मास क्या होगा बताइए भी, मोलर मास कितना है 63.5। एन कितना है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन लॉस और गेन कितने हैं 2। फैराडे कांस्टेंट कितना है 96। 500। आई कितना करंट पास कराया है 1.5 एम्पियर, कितने टाइम के लिए 10 मिनट। 10 मिनट यानी सेकंड में 600 सेकंड। 00 से 00 कैंसिल हो जाएगा, इसका डेसिमल हटाओगे 10 आएगा, इसका डेसिमल हटाओगे 10 आएगा, और 5 ये 15 आ जाएगा 5 निम 45 ये 15। आती है 15। और कोई तो किसी पे नहीं जा रहा ना, नहीं तो हो जाएगा 635 इंटू 3 बाय 2, इधर 193 इंटू में 10 इंटू में 10, जो भी आएगा वो आपका आंसर आ जाएगा। और कितना आएगा 0.2938 ग्राम, यहाँ से आपका मास डिपॉजिट हो जाएगा। क्लियर है, आगे मूव करें। तो नेक्स्ट हमारे पास आ जाते हैं बेटा जी सेल, बैटरी जिसे कहते हैं, है ना। बहुत सारे सेल जो होते हैं, और उसमें सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं, एक सेल शायद मिसिंग है यार इधर, ओके मिसिंग नहीं है। बैटरीज किसे कहते हैं हम लोग, ये पढ़ने वाली बातें हैं। दीज आर द सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी विच मे हैव वन और मोर सेल कंबाइंड इन सीरीज। गुड क्वालिटी बैटरी की खासियत क्या होती है, वो लाइट होनी चाहिए, कॉम्पैक्ट होनी चाहिए, एंड इट्स वोल्टेज शुड नॉट वेरी ड्यूरिंग इट्स यूज। इसकी वोल्टेज वेरी नहीं करनी चाहिए, चेंज नहीं होनी चाहिए, है ना। पहले ना बड़े सारे टीवी वगैरह खराब हो जाते थे, फिर वोल्टेज रखवाई जाने लगी सो दैट कि वोल्टेज को कांस्टेंट किया जा सके, ठीक है। तो सबसे पहले अच्छा 3 जनरेशन है, 3 तरह की बैटरीज पढ़ते हैं, प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी। प्राइमरी जो सबसे पहले बनी थी, जिसमें रिडॉक्स रिएक्शन होती है, बिजली बनती है और एक टाइम के बाद वो डेड हो जाते हैं, नॉन रिचार्जेबल होती हैं। सेकेंडरी बैटरीज जो बहुत कॉमन है आजकल, आपकी बाइक है, कार है, मोबाइल है, मोबाइल के अंदर भी बैटरी है, घर के अंदर इन्वर्टर का बैटरा जो होता है वो है, सब रिचार्जेबल है, लॉन्ग टाइम के लिए यूज कर सकते हैं। एंड जो सबसे मॉडर्न है वो है फ्यूल सेल, जिसमें हम ऐसे फ्यूल का यूज कर रहे हैं जो नॉन पोल्यूटिंग हो। एक बड़ा कॉमन फ्यूल सेल है हाइड्रोजन ऑक्सीजन फ्यूल सेल, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं प्राइमरी बैटरीज की। प्राइमरी बैटरीज क्या होती है,
in which the reaction occur only once and after use over a period of time battery becomes dead and can't be reused again। सबसे पहले हमारे पास है ड्राई सेल, जिसे हम लिक लैंग के सेल भी बोलते हैं। ये जो होता है हमारा कौन सा सेल होता है, कौन सा होता है, जो मोबाइल की बैटरी है, मोबाइल की नहीं सॉरी, रिमोट का जो सेल होता है, रेडियो का जो सेल होता है, दीवार घड़ी का जो सेल होता है, ठीक है, कुछ इस तरह से होता है। अगर आप इसको नोटिस करो, इस तरह से, या सेल के बिल्कुल बीचों बीच क्या होती है, एक ग्रेफाइट की रोड होती है, जो शायद आप सबने कभी ना कभी देखी होगी, है ना, वो कार्बन का ब्लैक ब्लैक सा चौक होता है। सेल के जो बाहर होता है वो तो एक हार्ड सा खोल होता है जो ब्रांडिंग के लिए यूज किया जाता है। उसके अंदर अगर आप देखोगे तो वो जिंक का वेसल होता है, जिंक वेसल एक्ट एज, जो किसका काम करता है, एनोड का, जिस पर कौन सी रिएक्शन हो रही होती है, ऑक्सीडेशन हो रही होती है। अंदर पेस्ट यूज किया जाता है ऑफ अमोनियम क्लोराइड, और उसके भी अंदर क्या है, पाउडर्ड MnO2 होता है। यूज मैंने आपको बता दिया कि इसका यूज कहाँ पर किया जाता है बेटा जी, इसका यूज किया जाता है रेडियो के अंदर। ये इसकी रिएक्शन होती है। अगर आप इसकी रिएक्शन को देखो तो आयनिक होता है, तो इसकी वोल्टेज वेरी करती है। इसकी वोल्टेज कहाँ से कहाँ, 1.25 से 1.5 वोल्टेज का ये आपको करंट दे सकता है। आगे मूव करते हैं मरकरी सेल। मरकरी सेल कौन सी होती है, जो घड़ियों की सेल होते हैं, है ना, छोटे छोटे बटन सेल जिसे हम लोग बोल देते हैं, कुछ इस तरह से। कुछ इस तरह से इस तरह से होता है, ठीक है। सेल के बिल्कुल बीचों बीच आप ग्रेफाइट की रोड रख देते हो। ये बाहर की तरफ सेम ही है, क्या होता है, एक जिंक का वेसल होता है जो काम करता है किसका, एक्ट एज एनोड। सेल के बीचों बीच क्या रखा गया है, पेस्ट भरा गया है, किसका, पेस्ट ऑफ HgO एंड KOH। अगर आप, और ये बीच में क्या है, ये हमारे पास ग्रेफाइट की रोड है। क्या है भाई, ग्रेफाइट की रोड है। अगर आप इस सेल की रिएक्शन देखो तो इस सेल की जो रिएक्शन होती है वो नॉन आयनिक होती है। यहाँ पे नोटिस करो, ये जो रिएक्शन है वो नॉन आयनिक है। दैट्स वाई इस सेल की जो वोल्टेज होती है वो फिक्स रहती है, दैट इज 1.35 वोल्ट, लिखा भी गया है। इट रिमेन्स कॉन्स्टेंट एज इन द ओवरऑल सेल रिएक्शन नो आयंस आर इन्वॉल्व इन सॉल्यूशन, दस इट लास्ट लॉन्गर। यूज कहाँ पर किया जाता है, हियरिंग एड्स के अंदर, कानों की मशीन होती है उसके अंदर यूज किया जाता है। टॉयज, छैया छैया, निम्बोडा निम्बोडा, है ना, हमारे टाइम में आते थे ऐसे ऐसे, और वो चीज के अंदर तो है ही है। क्लियर। आगे मूव करते हैं, नेक्स्ट है सेकेंडरी बैटरीज। जैसे कि मैंने बताया सेकेंडरी बैटरीज क्या होती हैं बेटा, रिचार्जेबल होती हैं, और रिचार्जेबल होती हैं तो इनको लंबे टाइम तक यूज किया जा सकता है। तो इसके अंदर क्या होता है, 3 हमारी लेड की प्लेट होती हैं और 3 हमारी लेड ऑक्साइड की प्लेट होती हैं। इस तरह से रहता है, सुंदर डायग्राम बना ही रखा है, आराम से बना लेना, ठीक है। इसके अंदर ये हमारी 3 जो है लेड की प्लेट्स हैं, इनके ऊपर ये एनोड का काम करती हैं। एनोड का काम करती है तो इन पे कौन सी रिएक्शन होगी, ऑक्सीडेशन होगी, ठीक है। और ये जो 3 है, अदर 3, ये
कैथोड का काम करती हैं, इन पर रिडक्शन होती है। इसके अंदर अपने इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है, डाइल्यूट H2SO4 होता है ना, एसिड डाला जाता है और उसमें बार बार आप पानी भी डालते रहते हो। और क्या रहता है, इट कंसिस्ट लेड एनोड एंड लेड ऑक्साइड एट कैथोड, अ 38% solution of sulfuric acid act as electrolyte. Each cell give the voltage of 2 volt. Cell is sufficient to give 12 voltage. ठीक है। और एक होती है इसकी रिएक्शन ड्यूरिंग डिस्चार्जिंग, और ड्यूरिंग रिचार्जिंग वही रिएक्शन उल्टी हो जाती है। क्लियर। आगे मूव करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास बिल्कुल नए टाइप के सेल हैं जिन्हें हम लोग फ्यूल सेल बोलते हैं। फ्यूल सेल का सेटअप क्या, अच्छा ये बहुत ही एफिशिएंट होता है, 70% एफिशिएंसी। 70% एफिशिएंसी मतलब जो फ्यूल हम लोग इसमें डालते हैं उसको 70% से बिजली बना लेता है, और जो 30% है उससे पानी बनाता है। तो इसका सबसे बड़ी एडवांटेज ये है कि ये पोल्यूशन नहीं फैलाता, जो इसका साइड प्रोडक्ट भी है, जो इसका बाय प्रोडक्ट भी है, वो भी हमारे लिए यूजफुल ही है। ठीक है, इस तरह से रहता है बेटा जी, कुछ इस तरह से। इस तरफ से हम लोग हाइड्रोजन गैस डालते हैं, इस तरफ से हम लोग ऑक्सीजन गैस डालते हैं। ये क्या है, एनोड है, ये क्या है, कैथोड है। इसके अंदर आप लोगों ने पेस्ट भर दिया किसका, NaOH का या फिर KOH का। ये क्या है, ये पोरस कार्बन इलेक्ट्रोड्स हैं। पोरस कार्बन इलेक्ट्रोड्स क्या होती हैं, पोरस, जिसमें हल्के हल्के छेद हैं। इस रिएक्शन को स्पीड अप करने के लिए हम लोग कैटलिस्ट का यूज भी कर सकते हैं। कंटेन निकल, प्लेटिनम और पैलेडियम एज कैटलिस्ट। ठीक है ना। इसका यूज कहां पर किया जाता है, इट इज वाज यूज्ड फॉर प्रोवाइडिंग इलेक्ट्रिक पावर इन अपोलो स्पेस प्रोग्राम। क्लियर है। आगे मूव करें। नेक्स्ट हमारे पास कोरिजन है। कोरिजन आप सबको पता होगा क्या होता है। कोरिजन मीन्स होता है किसी भी मेटल का धीरे धीरे खत्म हो जाना। अगर मैं कुछ एग्जांपल्स की बात करूं, जो सिल्वर है उसका कलर ब्लैक हो जाता है, क्यों, सिल्वर सल्फाइड की फॉर्मेशन से। जो कॉपर है उसका कलर ग्रीन हो जाता है, क्यों, कॉपर हाइड्रोक्साइड, कॉपर कार्बोनेट के बनने से। और लोहे को जंग लगता है ना, लोहे को जंग बहुत फेमस है। रस्टिंग इन आयरन क्या होता है, एक रेडिश ब्राउन कवर चढ़ जाता है, Fe2O3 H2O बनता है। ये हमारे रस्ट का फॉर्मूला भी होता है। आगे मूव करें। कौन कौन से फैक्टर्स है जो इफेक्ट करते हैं, प्रेजेंस ऑफ इम्प्योरिटीज इन मेटल। जितनी ज्यादा इम्प्योरिटीज होंगी उतनी जल्दी वो मेटल खराब भी होगी। जो प्योर मेटल होती हैं उनके खराब, मतलब खराब तो वो भी होंगी, ऐसे नहीं है कि अगर गोल्ड आयरन बिल्कुल प्योर है तो वो खराब नहीं होगा। अच्छा, गोल्ड नहीं होता है, जो नोबल मेटल होती है वो जल्दी खराब नहीं होती, दैट्स व्हाई उनका प्राइस इतना हाई होता है। प्रेजेंस ऑफ इम्प्योरिटीज ज्यादा होंगी तो जल्दी। इलेक्ट्रोलाइट इन वाटर, एक प्योर पानी है और एक पानी में नमक वगैरह है तो वो कंडक्टिविटी बढ़ा देगा, है ना, तो ज्यादा जल्दी जंग लगेगा। प्रेजेंस ऑफ CO2 ये भी बढ़ाएगा। पोजीशन ऑफ मेटल इन EMF सीरीज, कोई मेटल की इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जितना नेगेटिव होता है, इट मींस वो इतनी इजीली इलेक्ट्रॉन देना चाह रही है, वो उतनी जल्दी खराब भी होगी। प्रेजेंस ऑफ प्रोटेक्टिव कोटिंग, मान लो उस पर पेंट कर दिया, ग्रीस कर दिया या कोई एक्टिव मेटल लगा दी तो हम मेटल को प्रोटेक्ट कर सकते हैं, है ना। इसके बाद है प्रिवेंशन ऑफ कोरिजन, बैरियर प्रोटेक्शन, सैक्रिफिशियल प्रोटेक्शन, कैथोडिक प्रोटेक्शन एंड यूजिंग एंटी रस्ट सॉल्यूशन। इस तरह से किसी मेटल को जंग लगने से बचाया जा सकता है। एंड दैट्स ऑल इन टुडेज क्लास बेटा जी। आई होप आप सबको सब कुछ समझ में आ गया होगा। स्टिल कुछ भी डाउट्स हो आप लोग कमेंट सेक्शन में बता सकते हो, और एक दो क्वेश्चन पूछे हैं, मैं ये उम्मीद करूंगा कि आप लोग उनका आंसर जरूर करोगे। कुछ भी डाउट्स हो कमेंट सेक्शन में बता देना। एंड अगर आप थोड़ा डिटेल्ड वे में पढ़ना चाहते हो, स्केड्यूल्ड वे में पढ़ना चाहते हो, तो आपको ज्वाइन करना चाहिए प्लस बाय यूजिंग कोड BP Live। अनअकैडमी पे कभी भी कुछ भी एक्सेस करना है तो कोड यूज करना है BP Live। दैट्स ऑल इन टुडेज क्लास। बहुत जल्द मुलाकात होगी। ख्याल रखिए। गॉड ब्लेस यू ऑल। प्लीज टेक केयर। जय हिंद।